तो इस एपिसोड की शुरुआत में हाजिन को फिर से प्रैक्टिस करता हुआ दिखाते हैं कि हाजिन जो अब उसने यहाँ पर बाउंडलेस टेक्निक से 4th लेवल को अनलॉक किया था, तो वो बॉडी के अंदर की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसी के साथ ही हाजिन कहता है कि चलो अब यहाँ पर उड़कर देखते हैं क्या मैं फ्लाई कर सकता हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ जंप करता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए वो प्रॉपर फ्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जंप करके फ्लाई कर पाता है। तो वो कहता है कि जो तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बैम्बू ट्रीज के साथ वहां पर जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर फ्लाई कर सकता हूँ और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर फ्लाई कर पाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि अब सिर्फ एक ही चीज बची है, अब मुझे यहाँ पर अपनी डार्क शैडो की टेक्निक को यूज करना होगा। और वो सामने की तरफ हिट करता है। जब वो बैम्बू ट्री को हिट करता है तो वहां पर वो उसको तोड़ देता है और कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, मैंने यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जिसे डार्क शैडो की कहते हैं उसको सीखा था और उस टेक्निक की मदद से मैं असैसिन किंग बना था, यानी असैसिन किंग का टाइटल मुझे मिला था। हाजिन कहता है कि यहाँ पर इन तीनों चीजों की मदद से मैं बहुत ही जल्दी दोबारा से वैसे पावरफुल बन जाऊंगा, यानी कि एक हाइपर विजन यानी कि हाइपर सेंसेशन और दूसरी टेक्निक उसकी ये बाउंडलेस टेक्निक और तीसरी ये डार्क शैडो की, इन तीनों टेक्निक्स की मदद से वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के साथ ही वो वहीं पर रुक जाता और कहता है कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर डार्क शैडो की टेक्निक जो है ये तो राइटियर्स ह्यूमन अलायंस और 9 सेक्टर्स की टेक्निक है। मैं तो इस वक्त डिमोनिक कल्ट में, और डिमोनिक कल्ट में सभी लोग तो डिमोनिक मार्शल आर्ट्स मास्टर्स करते हैं और अगर यहाँ पर ये टेक्निक सीखूंगा तो सभी लोगों को मेरे पर शक हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे इस बारे में इजाजत भी होगी कि मैं यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स की टेक्निक्स को सीख सकता हूँ। तो वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर डोंगबिल से पूछना चाहिए। तो इसी के साथ ही वो जिस पेड़ के ऊपर बैठा होता है वो नीचे दबा हुआ होता है और इसके साथ वो प्रेशर के साथ उड़ता हुआ चलाता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। फिर वो वहां पर से वापस आता है, वापस घर में आता है और आकर कहता है डोंगबिल तुम कहां पर हो। तो डोंगबिल एक शैडो निंजा की तरह उसके सामने लैंडिंग करता है और कहता है जी मास्टर आपने मुझे बुलाया, बताएं आपको क्या काम है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो कहता है हाँ सर पूछे ना, आपको क्या पूछना है। तो हमारा हाजिन उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को ना सीखे और किसी दूसरे सेक्टर की कल्टीवेशन टेक्निक को सीखे तो क्या इससे कोई सजा मिलेगी या फिर इसकी इजाजत है कि हम लोग दूसरी कल्टीवेशन टेक्निक्स को सीख सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो आगे से बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ ही कहता है सर प्लीज माफ करिएगा, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। हम लोग डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं तो डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक से सीखेंगे ना, बाकी की सभी सेक्टर्स की बेकार टेक्निक्स को हम लोग क्यों सीखेंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बात की समझ नहीं आई। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे ये बताओ कि अगर हम में से कोई यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को छोड़कर किसी दूसरे राइट के सेक्टर की कल्टीवेशन टेक्निक को सीखता है तो फिर क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है। डोंगबिल उसे कहता है कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता, हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को छोड़कर दूसरी टेक्निक्स को सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि आप यहाँ पर डीमन लॉर्ड के पर्सनल डिसाइपल है, अगर आप यहाँ पर उनकी डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को नहीं सीखेंगे और दूसरे सेक्टर की टेक्निक को सीखेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं क्योंकि उनके डिसाइपल होने का मतलब यह है कि उनकी टेक्निक्स को सीखा जाए। तो माना हाजिन कहता है कि ठीक है मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। फिर साथ ही हाजिन उसे कहता है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ हमारी डिमोनिक कल्ट की लाइब्रेरी में, वहां पर जाओ और मेरे ऑर्डर से, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हें कह रहा हूँ मेरा नाम लेकर वहां पर जितनी भी डिमोनिक कार्ड्स हैं वो सारी सीक्रेट बुक्स को लेकर आओ ताकि मैं रीराइट कर सकूं। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर सारे डिमोनिक कार्ड्स को दोबारा से पढ़ना है। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वो वहां पर मास्टर मोडैम के पास पहुंच जाता है। मास्टर मोडैम कहते हैं क्या वाकई में थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर तुमसे कहा कि लाइब्रेरी में से डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को लेकर आओ, लेकिन वो सारी की सारी तो वो पहले से उसने सीखी हुई है। तो डोंगबिल कहता है कि हाँ सर थर्ड यंग मास्टर ने यही रिक्वेस्ट की, उसने कहा कि सभी लेकर आओ। तो मोडैम इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहता है कि उसने यहाँ पर उसने एक तो क्या बाकी के सभी जितने भी डिसाइपल्स हैं डीमन किंग के उन सभी लोगों ने डिमोनिक कल्टीवेशन आर्ट्स को सीखा हुआ है, फिर उसे यहाँ पर दोबारा से वो सभी बुक्स क्यों चाहिए होंगी। इसी के साथ ही डोंगबिल कहता है कि सर मुझे यहाँ पर ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड होने के नाते मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ कि मैं किसको गार्ड कर रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में ये बताएंगे, क्या उनकी मेमोरीज जा चुकी हैं। मुझे पास के थर्ड यंग मास्टर अच्छी तरह से याद है कि वो किस तरह से बर्ताव किया करते थे और बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। सुनने के बाद मास्टर मोडैम उसे कहते हैं तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह नहीं सोचना चाहिए। फिर साथ ही सोच रहा था मैं भी यहाँ पर कब से यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं की ब्लॉचेज की वजह से हमारे थर्ड यंग मास्टर की मेमोरीज चली तो नहीं गई क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ताकि मैंने उसकी मेड अंगवा से भी पूछा था, अंगवा ने भी यही कहा था कि थर्ड यंग मास्टर जब से उठे हैं तब से वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो गया, उनकी नेचर चेंज हो गया और बहुत ही इज्जत के साथ बात करते हैं। ऊपर से उसने यहाँ पर डीमन एम्परर के उस जजमेंट वाले टेस्ट को भी पास कर लिया है। फिर साथ ही वो डोंगबिल से भी कहते हैं डोंगबिल तुम्हें यहाँ पर इस सवाल के बारे में नहीं पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक काम दिया गया है और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को प्रोटेक्शन देनी है और प्रोटेक्शन देने का मतलब यह है कि तुम्हें उसके बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो, सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं यानी कि डीमन एम्परर के पर्सनल डिसाइपल्स में से टॉप 3 के डिसाइपल्स में से कोई ना कोई
एक जो है वो डीमन एम्परर की जगह के ऊपर अगला डीमन एम्परर बनेगा और हो सकता है कि वो थर्ड यंग मास्टर हो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है और ये तुम ही कर सकते हो। और साथ ही वो अपने पास से चाबी निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, ये लाइब्रेरी की चाबी है, जाओ वहां पर से जाकर जितनी डिमोनिक कल्टीवेशन बुक्स लेना चाहते हो ले लो और साथ ही वहां पर से टॉप 3 डिमोनिक कल्टीवेशन ह्यूमनली मार्शल आर्ट्स वो भी ले जाना और साथ ही उन्हें 3 दिन में वापस कर देना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें यहाँ पर 3 दिन से ज्यादा बाहर मत रखना। साथ ही मास्टर मोडैम उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, मुझे ये बताओ क्या तुमने उसे बैम्बू ट्री के बारे में बता दिया, बैम्बू जंगल के बारे में बता दिया? तो वो कहता है कि नहीं सर, मैं अभी तक नहीं बता पाया लेकिन आज बता दूंगा। तो मास्टर मोडैम उसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है कि तुम्हें जब भी यहाँ पर टाइम मिले उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना, उसे सब कुछ बताना कि बैम्बू जंगल में क्या कुछ है और वो कितना खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर उसको नुकसान पहुंच जाए और उसके बाद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है जी सर, मैं अभी जाऊंगा, जाकर उनको सारी बात बता दूंगा। कि वहां पर चले जाने के बाद मास्टर मोडैम सोच रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि डीमन एम्परर ने यहाँ पर अपने थर्ड डिसाइपल को बैम्बू ट्री जंगल में क्यों भेज दिया जबकि वो जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने पहले टेस्ट को पास कर लिया था, अब यहाँ पर दोबारा से उसे टेस्ट लिया जा रहा है। यहीं पर हमारे मास्टर मोडैम जो होते हैं हमें इस जंगल के बारे में बताते हैं कि बैम्बू ट्री जंगल जो है ये ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट से भी पहले से यहाँ पर है क्योंकि ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट जो था वो इसके बाद यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन हमारे ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट के मास्टर भी यहाँ पर इस जंगल को ध्वस्त नहीं कर पाए और इसके ऊपर कंप्लीट कब्जा नहीं कर पाए। इसी की वजह से डीमन कल्ट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। डीमन कल्ट की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता क्योंकि इस जंगल को पार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके डीप में बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये जंगल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है जो लोग गिफ्टेड होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए यहाँ पर मौत बनकर आता है जो लोग करप्ट होते हैं। मास्टर मोडैम कहते हैं क्या मुझे यहाँ पर ये देखना है क्या थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर डीमन लॉर्ड के सेकंड टेस्ट को भी पास कर पाता है या नहीं। एक सीन में हाजिन का दिखाया जाता है कि हाजिन के पास डोंगपिल जो होता है वो सारी बुक्स लेकर आ जाता है, तो वो सभी बुक्स को गिनता है और कहता है कि ये क्या, ये तो पूरी 17 बुक्स है, तुम इन सभी बुक्स को उठाकर ले आए हो, मैं इतनी सारी का क्या करूंगा। तो वो कहता है कि सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर मुझे बुक्स लाकर दो, मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की बुक्स लेकर आया हूँ। तो वो कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा है। फिर साथ ही वहां पर एक एक करके उन बुक्स को चेक करता है और कहता है कि इनके अंदर तो डिमोनिक आर्ट्स लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि डिमोनिक आर्ट्स जो है वो यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स यानी हेराइटियस सेक्टर्स की ह्यूमनली आर्ट से ज्यादा बेहतर है। मैं ऐसा समझकर अगर इनको देखूंगा तो फिर मैं यहाँ पर कभी इनको मास्टर नहीं कर पाऊंगा। और डोंगपिल उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, इन बुक्स में से 3 बुक्स ऐसी हैं जिनको आपको यहाँ पर 3 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करना होगा। ये तीनों बुक्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तीनों यंग मास्टर्स को दी गई थी, यानी कि 3 टॉप 3 रैंकिंग के। आप भी उनमें से एक थे, आपको भी यहाँ पर इनमें से एक बुक दी गई थी और आपने भी उसको मास्टर किया था। हमें ये जल्दी से जल्दी वापस करनी है, स्पेशली 3 दिन के अंदर अंदर। कि हमारा डोंगपिल जो होता है वो हाजिन की तरफ देखकर सोच रहा था कि मुझे लगता है किसी यहाँ पर ये तीनों ह्यूमनली डिवाइन कल्ट की ये तीनों ही मार्शल आर्ट्स की बुक्स भूल चुकी हैं। हालांकि इसने यहाँ पर इन तीनों मार्शल आर्ट्स की बुक्स को मास्टर किया हुआ है, महीने पहले तक इसे ये तीनों आर्ट्स बड़ी अच्छे से आती थी। हाजिन उसे कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो वो कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लगता है कि मैंने यहाँ पर आपकी टोटली एक न्यू साइड देखी है क्योंकि आज से पहले मैंने आपको इस तरह से नहीं देखा, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज लगते हैं जैसे कि आप सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर से कुछ ना कुछ बहाना बनाना का, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस बॉडी के अंदर मैं नया हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन यहाँ पर इन डिमोनिक आर्ट्स को भी मास्टर कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डोंगपिल जो होता है वो यहाँ पर हमारे हाजिन से पूछता है मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी मेमोरीज ठीक है। तो ये बात सुनने के बाद हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इसको बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर से ज्यादा देर इस बात को छुपा नहीं सकता और मुझे यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है डोंगपिल तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मैं की ब्लॉकेज की वजह से पूरे 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। हाँ मैं यहाँ पर अपनी मेमोरीज को तो नहीं लॉस्ट किया, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है और मुझे यहाँ पर ये सारी की सारी टीचिंग्स को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इनको दोबारा से रिमेंबर करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर सबसे पीछे रह जाऊँ और इस वक्त इस डेस्परेट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे सकते हो। तुम मेरी उम्मीद की आखिरी किरण हो, तुम जहाँ पर मेरा साथ दोगे तो मैं दोबारा से एक महान इंसान बन सकता हूँ। तो क्या तुम जहाँ पर मेरा साथ दोगे। जैसे वो साइड के ऊपर देखता है तो डोंगपिल उसकी बात सुनने के बाद रो रहा होता है। तो वो कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। फिर साथ ही वो पैशन की आग जलाता है और कहता है सर मैं यहाँ पर आपका पूरा साथ दूंगा, यंग लॉर्ड आपने मेरे पर भरोसा किया है तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से महान बनाकर रहूंगा। और हाजिन सोच रहा होता है कि इस बंदे को बेवकूफ बनाना तो बहुत ज्यादा आसान था। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगपिल जो होता है बाहर खड़ा होता है अपनी बाड़ के पास। ये बाड़ उसी ने लगाई थी ताकि यहाँ पर प्रोटेक्शन की जा सके। वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बैम्बू ट्री जंगल के अंदर 10 दिन में ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, यानी कि यहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर इस बैरिकेड को और ज्यादा
पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम लोग बैरिकेड के अंदर रहेंगे मॉन्स्टर्स यहाँ पर अंदर नहीं आ पाएंगे। फिर साथ ही वो सोच रहा था मुझे यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल बैरियर बनाना, क्रिएट करना होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पर सेफ है, लेकिन अगर कोई पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है तो हम लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमारे यंग मास्टर इस वक्त फिलहाल के लिए अपनी स्टडीज के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। वो दोबारा से अपनी नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं और मैं यहाँ पर उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। साथ ही वो सोच रहा था मुझे लगता है कि यंग मास्टर को यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए वेपन्स की भी जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि वो पहले किस तरह के वेपन्स को यूज करते थे। आज मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और उनके लिए कुछ वेपन्स लेकर आता हूँ। मेरे ख्याल में अभी मुझे यहाँ पर से चले जाना चाहिए और अभी जाकर उनके लिए वेपन्स लेकर आता हूँ, सबसे बेस्ट वेपन्स लेकर आऊंगा ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। तो इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारे हाजिन को दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर सोते सोते साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी डार्क शैडो की जो है उस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर उसको कंबाइन करना होगा अपनी डिमोनिक एनर्जीज के साथ, क्योंकि वो जो यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक्स पढ़ रहा होता है वो उसकी टीचिंग से काफी ज्यादा अलग होती है। तो वो कहता है कि मेरे पास 9 सेक्टर्स हैं, बाकी के जितने सेक्टर्स की टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी स्टेल्थ टेक्निक है, स्पीड टेक्निक है, एजिलिटी टेक्निक है या फिर यहाँ पर डिफेंसिव टेक्निक है। लेकिन डिमोनिक टेक्निक्स मैंने अभी तक जितनी पढ़ी है वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ क्या उसे कहते हैं बिजर्क टेक्निक है, यानी कि अटैक टाइप की टेक्निक्स है। ये फोर्सफुली अटैक करने और डिस्ट्रक्शन टेक्निक के बराबर है। तो अगर यहाँ पर इसको समझा जाए तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स को हासिल करने के बारे में है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी डार्क शैडो की को यहाँ पर इस टेक्निक के साथ मर्ज कर सकूं? अगर मैं यहाँ पर दोनों टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर सकता हूं तो इसके साथ ही एक बहुत ही महान और लेजेंडरी टेक्निक बन जाएगी। तो हाजिन कहता है कि इस वक्त मैंने यहाँ पर जितने भी स्क्रोल्स को पढ़ा है वो सारी की सारी सीक्रेट ह्यूमनली डिमोनिक टेक्निक्स है, लेकिन मैं इन सभी को यहाँ पर थोड़े समय में मास्टर नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर इनमें से चूज करना होगा। मुझे चूज करना होगा कि इन 3 मेन टेक्निक्स में से जिसे 3 दिन में रिटर्न करना, उनमें से किसी एक टेक्निक को मुझे चूज करना होगा। तो उसके अंदर एक ट्रू डिमोनिक कार्ड होती है। तो वो सोच रहा था मुझे लगता है कि ये वाली टेक्निक काम करेगी और इसी के साथ ही वो उस टेक्निक के फायदे देखता है। फिर साथ उसको पढ़ता और कहता है कि चलो यहाँ पर आप अपनी सेंसेस को अवेकन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी की मदद से मैं यहाँ पर दोनों टेक्निक्स को मर्ज कर पाऊंगा। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद वो कहता है कि बाउंडलेस टेक्निक जो है ये तब बहुत ज्यादा बेस्ट काम करती है जब हम लोग यहाँ पर अपनी थॉट्स को क्लियर करते हैं। इसी के साथ ही हमारे हाजिन जब वहां पर अपनी हाइपर सेंसेशन को एक्टिवेट करता है, उसे महसूस होता है कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। तो वो सोच रहा होता है कि डोंगबिल वापस आ गया, या फिर डोंगबिल यहाँ पर उसके ऊपर नजर रख रहा है, या फिर कोई और उसके ऊपर नजर रख रहा है। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर साथ ही वो कहता है कि वो दिखने में काफी ज्यादा बेवकूफ दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर हो सकता है कि उसे यहाँ पर स्पाई बनाकर मेरे पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया हो। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कितना काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है। जैसे वहां पर से उड़ता है और वापस अंदर जाने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर से उसे आवाज आती है, साइड के ऊपर से किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है। तो वो कहता है डोंगबिल क्या तुम वापस आ गए? लेकिन वो डोंगबिल नहीं होता और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ घूर कर देखता है। तुम्हारा हाजिन भी उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर बड़ी तेजी के साथ हाजिन के ऊपर लपकता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जबकि हमारा हाजिन जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है, अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन वो एक बुलेट की तरह सीधा जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है। पीछे की बाड़ भी टूट जाती है और वो काफी दूर जाकर गिरता है, यानी हाजिन नहीं वो मॉन्स्टर जाकर गिरता है। तो हाजिन कहता है कि ये क्या चीज थी, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर मेरे साथ टकराता तो मेरी बॉडी के परखच्चे उड़ जाते। फिर साथ ही जैसे वहां पर देखता है कि वहां पर क्या चीज गिरी थी, वो क्या चीज थी जिसने अटैक किया था, तो वो एक 3 सर वाला बड़ा सा मुर्गा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक बड़ा सा चिकन है और इतना बड़ा कैसे हो सकता है, इसके तो 3 सर हैं। तो हाजिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इतना बड़ा चिकन कैसे हो सकता है, इसकी 6 टांगे, 6 पैर और साथ इसकी 3 गर्दनें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल हो सकता। मैंने आज से पहले इतना बड़ा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा, इतना बड़ा चिकन मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं देखा। तो वो जो बड़ा सा चिकन मॉन्स्टर होता है वो हाजिन की तरफ देखता है और उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। हाजिन कहता है कि सीरियसली मैं तो यहाँ पर बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, क्या मुझे वाकई में यहाँ पर एक बड़े से चिकन से फाइट करनी होगी? और इसी के साथ ही वो क्लक क्लक करते हुए बड़ी तेजी के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हाजिन कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, जब मैं असैसिन था इसकी स्पीड तो उसी के बराबर ही है, और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करके गुजरता है, जिसकी वजह से हमारे हाजिन के कपड़े फट जाते हैं। उसके पंख जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जंप करते हुए ऊपर उड़ भी सकता है, और उड़ते ही फिर से अपने पंजों के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही वहां पर अपने मुंह के साथ वो एक चीख मारता है, यानी मुर्गा जो होता है वहां पर जब बांग देता है तो उसकी आवाज से वो एक साउंड आर्ट होती है। तो हाजिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर सकता है, ये तो यहाँ पर साउंड मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहा है। और हाजिन को भी एक जबरदस्त झटका लगता है। जबकि दूसरी तरफ डोंगबिल को दिखाता है कि डोंगबिल पवेलियन से उसके लिए वेपन लेकर वापस आ रहा था और कहता है मुझे लगता है कि इतने वेपन्स काफी रहेंगे। थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर
तलवारें बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मैं यहाँ पर उसके लिए तलवारें लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर अपनी मेमोरीज को रिकवर कर ले और यहाँ पर इन तलवारों को याद करके यानी इन तलवारों को हाथ में पकड़े तो उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाए। फिर साथ ही उसे यहाँ पर ये भी ख्याल आता है कि अगर उसे यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है तो फिर से मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा, क्योंकि पहले वो यहाँ पर मुझे बॉडीगार्ड तो क्या एक इंसान भी नहीं समझता था और मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक एड हूँ, यानी कि एक बॉडीगार्ड हूँ और मेरा फर्ज बनता है वो जो भी मेरे साथ व्यवहार करे मुझे यहाँ पर उसको गार्ड करना ही है, क्योंकि वो फ्यूचर का डिमोनिक एम्परर बन सकता है। जैसे वो आगे बढ़ता है उसे यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कैसा कैसे हो सकता है, ये डिमोनिक एनर्जी और ये ब्लड लस्ट ये कहाँ से आ रहा है? तो वो कहता है ये तो उसी एरिया से आ रहा है जहाँ पर थर्ड यंग मास्टर है, और वो बड़ी तेजी से भागता हुआ उस तरफ आगे बढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ बड़ा सा मुर्गा जो होता है वो फाइट करने के लिए रेडी होता है और हमारा हाजिन भी उससे फाइट कर रहा होता है। हाजिन कहता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता और इसी के साथ ही वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन जब वो पंच मारता है तो मुर्गा अपनी एक टांग के साथ उसके बाजू को पकड़ लेता है और इसी के साथ ही वो एक टांग को पकड़ने के साथ दूसरे मुंह के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो हाजिन कहता है कि अब मैं क्या करूं, और साथ ही वो अपने हाथ को अपने पंजे को घुमाकर हमारे हाजिन को उठाकर नीचे पटक देता है। जैसे वो हाजिन को वहां पर पटकता है फिर साथ ही फिर से अपनी चोंच खोलकर वहां पर अपनी साउंड मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए हाजिन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे हाजिन के ऊपर बहुत ही जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। इतनी तेज हवा आती है कि वो कहता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये तो बहुत ही पावरफुल साउंड आर्ट्स को यूज कर रहा है, मैं यहाँ पर इसके साउंड आर्ट्स के सामने नहीं टिक पा रहा। मुझे लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी म्यूटेंट चिकन नहीं है बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और टफ है, मुझे यहाँ पर किसी वेपन की जरूरत पड़ेगी। वो वहां पर वेपन को ढूंढ रहा था, इसी के साथ ही वहां पर एक बांस का टुकड़ा यानी बैम्बू का टुकड़ा उसे दिखाई देता है, तो वो उस बैम्बू की लकड़ी को जाकर उठा लेता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि इसी के साथ चिकन भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो जैसे ही वो चिकन उसके ऊपर अटैक करता है तो वो साइड के ऊपर जंप करता है, जाकर उस लकड़ी को उठाता है, उस लकड़ी को उठाकर ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा अंत है, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ लैंडिंग करता है, अपना उसके जो बैम्बू होता है उस बैम्बू को उसकी गर्दन में आकर दंसा देता है, लेकिन असल में वो बैम्बू जो होता है उसके बालों के साथ टकराकर यानी उसके पंख जो होते हैं उनके साथ टकराकर वहीं पर मोल्ड हो जाता है, क्योंकि बैम्बू इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उसकी बॉडी के अंदर दन सके। तो हाजिन कहता है कि मेरी तो वाट लग गई, इसके तो पंख इतने स्ट्रांग है बिल्कुल आयरन की तरह कि ये बैम्बू इसकी बॉडी के अंदर दंसा ही नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन जहाँ पर इस बड़े से 3 साल वाले मुर्गे को हरा पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा असैसिन किंग यानी कि हाजिन जो होता है मुर्गे के सर के ऊपर बांस के साथ अटैक करता है, लेकिन वो लकड़ी भी वहीं पर टूट जाती है। हाजिन कहता है कि मेरी तो वाट लगी, और इसी के साथ ही वो मुर्गा अपनी गर्दन को घुमाता है और गर्दन को घुमाकर हाजिन को सामने बाढ़ के साथ टकराता है, जहां पर वो टकराकर बाढ़ टूटती है और इसी के साथ ही हाजिन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वो मुर्गा जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस बड़े से स्टूपिड चिकन को भी नहीं मार पा रहा, लगता है कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके फीचर इतने पावरफुल है कि फिजिकल फोर्स के साथ मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, इसको भेद नहीं पाऊंगा। मुझे यहाँ पर या तो इसकी वीकनेस को ढूंढना होगा या फिर मुझे यहाँ पर किसी एनर्जी अटैक को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में पहले क्यों नहीं सोच रहा था, मुझे यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को इसी चिकन के ऊपर यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है किसी के साथ प्रैक्टिस की जाएगी। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वो उसको अपनी तरफ आते हुए देखता है और कहता है अब मुझे यहाँ पर इसको ट्राई करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी शैडो की टेक्निक को यूज करने लगा है। जैसे वो चिकन भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी शैडो की टेक्निक को रिलीज करता है। जो होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जैसे उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही हाजिन वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। अपनी पावर्स को रिलीज करके इसी के साथ ही वो अपनी हाइपर विजन की सेकंड फॉर्म को यूज करता है। हाइपर विजन की सेकंड फॉर्म को यूज करने की वजह से उसकी स्पीड जो होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि उसके ओपोनेंट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। क्यों इसके साथ क्योंकि यहाँ पर वो बड़ी तेजी के साथ अब यहाँ पर उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर पा रहा होता है और कहता है कि ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से असैसिन किंग असल में असैसिन किंग बनता है, क्योंकि वो यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। तो हमारा हाजिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ फिर से वहां पर ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए 2 बैम्बू के टुकड़ों को उठाता है, वहां पर 2 बैम्बू की लकड़ी लेता है और बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ घूम जाता है। जबकि चिकन जो होता है वो भी सामने की तरफ ही देख रहा होता है। पीछे की तरफ घूमते हुए वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर इसकी वीक स्पॉट ढूंढनी होगी, और उसी के साथ उसे उसका दिल दिखाई देता है। तो वो कहता है कि मुझे इसका दिल दिखाई दे गया, ये इसकी वीकनेस है। और इसी के साथ ही वो एक बैम्बू को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। जब वो वहां पर अपनी फोर्स को यूज करता है और शैडो की टेक्निक को यूज करते हुए बैम्बू को उसकी बॉडी में दंसाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है, सीधा उसके दिल में लगता है। फिर साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो दूसरे वाले बैम्बू को पकड़ता है और दोनों हाथों के साथ जोर के साथ सभी उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो हाजिन यहाँ पर उस बड़े से चिकन की बॉडी के अंदर 2 बैम्बू को वहां पर दंसा देता है। और इसी के साथ डोंगपिल को भी दिखाते हैं कि डोंगपिल भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले वहां पर तकरीबन सुबह हो चुकी होती है। वहां पर पहुंचता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरी बात टूट चुकी है, यहाँ पर जो मैंने वॉल्स लगाई थी वो भी टूट चुकी है, लगता है यहाँ पर अटैक हुआ है। तो वो कहता है कि जंग लॉर्ड आप कहाँ पर हैं। तो जैसे ही वहां पर भागते हुए उस जगह के ऊपर पहुंचता है तो वो कहता है कि तुम
काफी ज्यादा लेट हो गए, लेकिन शुक्र है कि तुम वापस आ गए। और वो वहां पर बड़े से चिकन को मारकर उसके ब्लड के साथ लथपथ बैठा होता है। तो डोंगबिल उसे कहता है कि मास्टर मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक चिकन था। जबकि वो इसे कहता है कि मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक अजूरे लोटस है। अजूरे लोटस चिकन यहाँ पर क्या कर रहा था? तो हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें इसके नाम के बारे में पता है? अच्छा तो इसका नाम अजूरे लोटस चिकन है। डोंगबिल उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि पहले मैं जल्दी से अंदर जाना चाहिए या फिर हमें वापस चले जाना चाहिए ताकि आपके जख्मों को हील किया जा सके। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, मेरी बॉडी के ऊपर जो तुम्हें ब्लड दिखाई दे रहा है ये मेरा ब्लड नहीं है, बल्कि ये इस बड़े से चिकन या फिर अजूरे जो भी इसका नाम है ये इसका ब्लड है। और ये बात सुनने के बाद डोंगबिल काफी हैरान होता है और कहता है कि यंग मास्टर अपनी सारी मेमोरीज को खो चुके हैं की ब्लॉकेज की वजह से इसके पास अब एनर्जी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने यहाँ पर अजूरे क्लाउड को हरा दिया, एक चिकन को हरा दिया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। डोंगबिल उसे कहता है क्या तुमने इसे अकेले हराया है? तो वो कहता है कि मेरे अलावा तुम्हें यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, मैंने इसे हराया। फिर साथ ही उसे कहता है कि जाओ जाकर एक बड़े से पॉट को तैयार करो। कहता है लेकिन मास्टर यहाँ पर एक बड़ा सा पॉट क्यों चाहिए? तो वो कहता है कि आज रात का सूप मेरी तरफ से, आज यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा क्योंकि हम लोग आज रात इसी बड़े से चिकन का मीट खाने वाले हैं। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे एक और सवाल भी पूछना है। और साथ ही वो बैम्बू को उसकी तरफ करते हुए गुस्से के साथ से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस चिकन के बारे में पहले से पता था, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यह भी पता था कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो तुम यहाँ पर क्या मुझे एक्सप्लेनेशन दोगे कि आखिर इस बैम्बू जंगल का राज क्या है, यहाँ पर क्या खतरनाक जगह है, क्यों मुझे यहाँ पर भेजा गया था? तो वो इस बात से काफी हैरान होता है। फिर साथ ही डोंगबिल जो होता है वो हाजिन को सारी बात बता देता है, वो उसे इस बैम्बू ट्री जंगल के बारे में बताता है, उसे सारी डिटेल्स बताता है, जबकि वो लोग बड़े से पॉट के अंदर उस चिकन को पका रहे होते हैं। तो वहां हाजिन उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, यहाँ पर इस जगह के ऊपर की एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ रिप्लेनिश करती है। तभी तो मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो बैम्बू ट्रीज है वो नॉर्मल ट्रीज के मुकाबले में बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा शॉर्ट है। तो वो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है कि उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन असल में यहाँ पर जो बैम्बू ट्रीज है उनका साइज क्या आपने देखा वो कितना ज्यादा मोटा है, क्योंकि नॉर्मल बैम्बू ट्रीज इतने मोटे नहीं होते। डोंगबिल उसे कहता है कि सर यहाँ पर जो बैम्बू ट्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लकड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि इनके अंदर बहुत ही स्ट्रेंज पावर्स हैं। यहाँ पर आपको इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हमारे डिमोनिक कल्ट में अंदर जितनी भी पिल्स बनाई जाती हैं उनमें से ज्यादातर पिल्स जो है वो यहाँ पर इन्हीं बैम्बू ट्रीज को काट कर इनके साथ बनाई जाती हैं। लेकिन ये बैम्बू ट्रीज में से जितनी ज्यादा पावरफुल पिल्स बनाई जाती हैं वो सारी की सारी पिल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक एम्परर की फैमिली को ही दी जाती हैं। हमारा हाजिन उसे कहता है इसका मतलब यह है कि जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते हैं। तो डोंगबिल से कहता है कि हाँ जो मेडिसिन और पॉइजन दोनों बनाने के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंज पावर्स ही इन्हें यहाँ पर फैसला करती है कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। हाजिन उसे कहता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने ज्यादा बैम्बू ट्रीज को काटोगे उतनी पिल्स बना सकते हो, तो हम लोग तो यहाँ पर बहुत सारी पिल्स बना सकते हैं। डोंगबिल कहता है नहीं सर ऐसा भी नहीं है, अब यहाँ पर तुम्हें हर एक बैम्बू ट्री के अंदर से पिल बनाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी के अंदर ही यहाँ पर यह खासियत होती है। और जितना ज्यादा आप इसके डीप एरिया में जाएंगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर खास पावर्स वाले बैम्बू ट्रीज मिलेंगे जिनके साथ आप बेहतर क्वालिटी की पिल्स बना सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप डीप जाएंगे उतना ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। हाजिन उसे कहता है क्या वाकई में ये जंगल इतना ज्यादा खतरनाक है? तो वो कहता है हाँ ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डीप एरिया में जाते हैं वहां पर बीस्ट की पावर लेवल्स भी बढ़ती है और उनके साइज भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जिस बड़े से 3 साल वाले चिकन को हराया है ये उन सभी में से सबसे ज्यादा लोएस्ट कैटेगरी का है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोएस्ट पावरफुल है। तो वो कहता है क्या ये सबसे ज्यादा कमजोर था? तो वो कहता है हाँ ये सबसे ज्यादा कमजोर था। यहाँ तक डीपेस्ट एरिया में जाकर कभी कभी यहाँ पर एक एक्सपीडिशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स और यहाँ तक मास्टर मूडैम खुद उनके साथ आते हैं, ताकि वो लोग डीपर एरिया में जाकर कुछ बैम्बू ट्रीज को रिट्रीव कर सके जिनके साथ अच्छी पिल्स बनाई जा सके। लेकिन उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट में घुसना पड़ता है, तभी जाकर कुछ बैम्बू ट्रीज को ला पाते हैं। तो वो कहता है क्या वाकई में यहाँ पर एनिमल्स हम इतने पावरफुल हैं? इसका मतलब यह है कि डीपर एरिया के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है कि एल्डर्स भी उनको संभाल नहीं सकते। तो डोंगबिल से कहता है कि हाँ सर इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस एरिया में सेफ थे, क्योंकि इस एरिया में मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा कम आते हैं और कभी कभी कोई मॉन्स्टर यहाँ पर निकल आता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि 3 साल वाला मुर्गा यहाँ पर पहुंच जाएगा। जिन कहता है इसी वजह से तुमने यहाँ पर इस एरिया के इर्द गिर्द यहाँ पर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल वॉल बनाई हुई है ताकि तुम यहाँ पर इस एरिया को प्रोटेक्ट कर सको। वो कहता है हाँ सर मैंने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर वॉल बनाई थी ताकि आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर बाउल के अंदर एक लेग पीस को रखता है और उसे कहता है कि ये लो पहला बाउल तुम्हारा, तुम इसको पियो, मैंने इसे अच्छे से कुक किया है। तो वो कहता है लेकिन मास्टर क्या वाकई में इसे खाया जा सकता है, क्या इस सूप को पिया जा सकता है? तो वो कहता है हाँ तुम इसको पी सकते हो, अगर तुम्हें यहाँ पर ये लगता है कि तुम्हारा स्टमक बहुत ज्यादा वीक है तो फिर इसको मत खाना, पर मुझे तो इसकी आदत है। और इसी के साथ ही वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, और साथ ही वो सूप को पी जाता है और कहता है मास्टर जी तो बहुत ज्यादा अच्छा था, क्या मुझे एक और बाउल मिलेगा? और इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है क्या डिमोनिक एम्परर ने जानबूझकर मुझे इस जगह के ऊपर भेजा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि जगह कितनी खतरनाक है। आखिर वो मुझसे क्या चाहता है? क्या वो चाहता है कि मैं यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के हाथ से मर जाऊं? कि मैंने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को छोड़ने की बात की थी, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुझे किसी खतरनाक जंगल
में बेचकर मरवा दो। सीन में हमारे हाजिन को दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो तकरीबन 10 बुक्स को रिटर्न कर देता है और कहता है कि मैंने सभी बुक्स को पढ़ लिया, इन्हें वापस ले जाओ। तो वो कहता है कि इसने इतनी जल्दी यहाँ पर इन सारी बुक्स को कैसे पढ़ लिया है। हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि वो यहाँ पर इन सभी बातों को नोट कर रहा था कि यहाँ पर बिना मास्टर प्रोवेस के यानी कि बिना की को यूज किए हुए एक बड़े से चिकन को हरा सकता है और साथ ही यहाँ पर इसकी पावर चली गई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं है। ऐसे लगता है जैसे ये अभी भी बहुत सा स्ट्रॉन्ग है और जब ये घूर कर देखता है तब तो यहाँ पर पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को हासिल कर लेता है तो ये एक बहुत ही परफेक्ट डिमोनिक एम्परर बन सकता है। तो हमारा हाजिन जो होता है यहाँ पर फाइनली फैसला कर लेता है कि वो यहाँ पर उन तीनों महान डिमोनिक कार्ड्स को मास्टर करेगा जो तीनों डिमोनिक कार्ड्स तीनों यंग मास्टर्स को दी गई हैं, लेकिन वो अपनी डार्क शैडो की को भी उसके साथ मिक्स करेगा। यहाँ पर ये कैसे कर पाएगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। क्या वो कर पाएगा या नहीं, क्या वो एक नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बना पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हाजिन जो होता है अपनी पास्ट लाइफ की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं डिमोनिक कर्ल में हूं तो मुझे यहाँ पर डिमोनिक कर्ल की टेक्निक्स को सीखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सभी को मेरे ऊपर शक हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर डिमोनिक कार्ड्स को अपनी डार्क शैडो की टेक्निक के अंदर मर्ज कर सकता हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर साफ पानी के अंदर इंक का एक छोटा सा कतरा मिला दिया जाए तो पूरा पानी जो होता है उसका रंग काला हो जाएगा। इसी तरह मुझे यहाँ पर अगर डार्क शैडो टेक्निक को यहाँ पर इसके साथ मर्ज करना है डिमोनिक कार्ड के साथ, इसका मतलब यह है कि वो कंप्लीटली डिमोनिक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज को अलग-अलग करना होगा। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तो वो कहता है कि चलो फिर यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं, चलो देखते हैं कि मेरी किस्मत में क्या है, क्या मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर इसको मुकम्मल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। और इसी के साथ ही वो दोनों टेक्निक्स को सेम टाइम के ऊपर रिलीज करता है। तो एक उसकी अपनी पुरानी टेक्निक होती है जब वो असैसिन किंग था उस वक्त उसके पास डार्क शैडो टेक्निक थी और दूसरी उसकी डिमोनिक कार्ड्स होती है। दोनों की एनर्जी ऑफिस अलग होती है और दोनों की एनर्जी वहां पर आपस में मर्ज होने लगी है। जबकि दूसरी तरफ डोंगपिल को दिखाता है कि डोंगपिल कहता है कि मास्टर को यहाँ पर पूरे 12 दिन हो गए हैं वो रूम के अंदर बैठे हुए हैं। यंग मास्टर 12 दिन से रूम के अंदर से बाहर नहीं निकले और उन्होंने स्पेशली कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा हूँ। तो पता नहीं क्या वो कल्टीवेट कर भी पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ अंदर का सीन दिखाता है कि 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन के बाद हमारा हाजिन जो होता है वो यहाँ पर इसके करीब पहुंच चुका था, बहुत ही करीब पहुंच चुका था कि अपनी डार्क शैडो टेक्निक और साथ में डिमोनिक कर्ल की टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर सके। और इसी के साथ इसकी डार्क शैडो टेक्निक जो होती है वो इस डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर मर्ज हो जाती है। और जैसे ही वहां पर उसका पुराना सेल्फ गायब हो जाता है, इसका मतलब है कि उसने यहाँ पर नई डिमोनिक कार्ड को मास्टर कर लिया है। तो वो कहता है कि मैंने कर लिया और उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी आसपास से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने फाइनली यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पहली टेक्निक को सीख लिया है। जबकि डोंगपिल को भी बाहर वहां पर बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी का सर्च महसूस होता है। तो वो कहता है लगता है कि यंग मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को हासिल करने में कामयाब रहे, उन्होंने यहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट करना सीख लिया है दोबारा से। और इसी के साथ ही हाजिन की तरफ दिखाते हैं कि हाजिन की पावर लेवल्स भी बाइबल साइज से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस नई टेक्निक को डार्क शैडो डिमोनिक कार्ड कहूंगा क्योंकि इसके अंदर डिमोनिक कार्ड भी मिक्स है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मॉन्स्टर्स का दिखाया जाता है क्योंकि हाजिन अब यहाँ पर क्योंकि उसके पास मार्शल आर्ट्स आ चुकी है तो मार्शल आर्ट्स को अब यूज भी तो करना पड़ेगा ना। तो इस मार्शल आर्ट्स को लेकर वो जंगल के डीपर एरिया में जाता है। यहाँ पर जिंग नाम के मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि आधे ह्यूमनॉइड टाइप के होते हैं, यानी कि वो कुछ बंदर टाइप के मॉन्स्टर होते हैं लेकिन ह्यूमनॉइड होते हैं और वहां पर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जबकि डोंगपिल भी उसके साथ ही होता है। तो डोंगपिल काफी बुरी हालत में होता है क्योंकि वो थक चुका होता है। वो कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है यंग मास्टर, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, जितना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे उतने ज्यादा सिंचिंग मॉन्स्टर्स निकलते जाएंगे। तो हाजिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर ये जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है और जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे मॉन्स्टर्स उतनी ज्यादा बढ़ते जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये हैरान करने वाली बात नहीं लगती। तुमने कहा था कि इस तरह के जिंग मॉन्स्टर्स जो हैं ये हर्ड में घूमते हैं, यानी कि ये पैक्स में घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही हैं। इनके बाकी के सभी लोग कहाँ पर है? तुमने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे होने चाहिए। और इसी के साथ उसे साइड के ऊपर से आवाज आती है तो ये दोनों जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो वहां पर उनका पूरा हर्ड होता है, यानी कि उनका पूरा झुंड होता है जिसमें बहुत सारे जिंग मॉन्स्टर्स होते हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनको हैंडल कर पाएंगे, चलो यहाँ से निकलते हैं। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं मास्टर माँ, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुककर इनसे फाइट करनी चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि डोंगपिल यहाँ पर ये सोच रहा होगा कि मेरी इंटरनल एनर्जी जो थी वो कुछ अर्सा पहले यहाँ पर की ब्लॉकेज की वजह से खत्म हो गई थी और इसकी कोई लिमिट होगी। इसी वजह से वो यहाँ पर परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहीं पर क्लैश होकर गिर जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी न्यू मार्शल आर्ट्स को अगर बेहतर करना है तो मुझे यहाँ पर फाइट करनी होगी, मुझे लगातार फाइट करते रहना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी न्यू मार्शल आर्ट्स को पहले से पीक पर पहुंचा सकूं। और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी टेक्निक को रिलीज करता है, डार्क शैडो डिमोनिक कार्ड को रिलीज करता है और फिर से उनके पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ही डोंगपिल भी उसके साथ ही होता है। एक तरफ से वो मॉन्स्टर्स आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ से ये दोनों आगे बढ़ते हैं और वहां पर काफी देर फाइट के बाद वो उनको हरा देते हैं। जबकि इसी के साथ ही
नेक्स्ट सीन जो होता है वो डीमन एम्परर का दिखाया जाता है। डीमन एम्परर के पास मास्टर मूडाइम आते हैं और वहां पर आकर वो उसे बताते हैं, वो ये सारी बात बताता है कि थर्ड जंग मास्टर जो है उसने अज़ूरे लोटस को हरा दिया और उसके साथ साथ वो जिंग मॉन्स्टर्स को हरा रहा है। बैम्बू ट्री जंगल में जाने के बाद वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। तो मास्टर मूडाइम उसे कहते हैं कि हाँ मास्टर ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो डीमन एम्परर कहता है कि मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है, एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पर पहले तो उसके पास कल्टीवेशन की टेक्निक्स नहीं थी, लेकिन अब वो जहां पर सर्वाइव कर पा रहा है, वहां पर मॉन्स्टर्स को भी मार पा रहा है। तो जहां पर उसकी जो टॉप 3 की टेक्निक्स होती है वो टेक्निक्स के स्क्रोल्स उसके पास होते हैं। डीमन एम्परर कहता है अगर उसने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन टेक्निक को मास्टर किया होता तो उसके साथ वो मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाता। अगर उसने यहाँ पर इस दूसरी फ्लेम टेक्निक को मास्टर किया था तो मुझे लगता है कि इसके साथ ये मास्टर नहीं कर पाता, क्योंकि ये टेक्निक काफी ज्यादा हैवी है। और तीसरी टेक्निक मुझे लगता है कि उसने इस वाली टेक्निक को भी मास्टर नहीं किया। तो मास्टर मूडाइम भी इसकी बात सुनकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो डिमोनिक एम्परर से कहता है कि यहाँ पर ये वाली तीनों सीक्रेट टेक्निक्स जो थी ये सीक्रेट लाइब्रेरी से उसे दी गई हैं, तो ये टेक्निक उसे यहाँ पर किस लिए दी गई। तो इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर किसी और टेक्निक को मास्टर किया है, जिस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की वजह से वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स का शिकार इतनी आसानी से कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी तीनों टेक्निक्स लाइक नहीं है कि वो जाकर उन मॉन्स्टर्स को अकेले मार सके, वो भी लो लेवल में। तो मूडाइम उसके सामने अपना सर झुकाते और कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपकी परमिशन के बिना सीक्रेट लाइब्रेरी में से टॉप 3 मार्शल आर्ट्स की डिमोनिक कार्ड्स को उस लड़के को दे दिया, यानी थर्ड यंग मास्टर को दे दिया, प्लीज मेरा सर काट दें। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर गलती की है। तो वो कहते हैं हाँ सर मुझे पता है कि मैंने गलती की है। डीमन एम्परर से कहता है लेकिन तुम सीक्रेट लाइब्रेरी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को एक्सेस कर सकते हो, तुम्हें इसकी इजाजत है। तो वो कहता है लेकिन मैंने आपको पहले रिपोर्ट नहीं किया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ क्या तुम्हें अपने किए के ऊपर कोई पछतावा है। तो वो कहते हैं नहीं सर मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे लगता है कि थर्ड यंग मास्टर ने उन बुक्स को पढ़कर काफी कुछ हासिल किया है। तो डीमन एम्परर से कहते तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारा थर्ड यंग मास्टर जो है तुम्हारी इस गलती की वजह से बहुत कुछ नया सीखेगा और डिमोनिक कार्ड्स को सीखकर कुछ नया मास्टर करेगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वहीं पर जीजिंग मॉन्स्टर्स का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर जीजिंग मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सबके साथ यहाँ पर डीमन एम्परर का सीन भी दिखाया जा रहा था। डीमन एम्परर जो होता है मूडाइम से पूछ रहा था, मूडाइम मुझे ये बताओ कि बच्चों की फाइट और अडल्ट्स की फाइट में क्या फर्क होता है। तो मास्टर मूडाइम कहते हैं कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो से कहता है कि बच्चों की फाइट में फर्क ये होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि कब रुकना है, जबकि मैच्योर लोगों को पता होता है किस जगह के ऊपर रुकना है, उन्हें पता होता है कि कहां पर हमें रुक जाना चाहिए, कहां पर हमारा ओपोनेंट हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जबकि बच्चे जो होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें जहां पर एक मॉन्स्टर को मारा है तो वो दूसरे को भी मार सकते हैं, उन्हें इसमें प्राउड फील होता है और उसके बाद वो आगे मारते जाते हैं, उन्हें अपनी लिमिट के बारे में पता नहीं चलता। यही फर्क होता है एक मैच्योर में और एक बच्चे में। लेकिन जब वो यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, हालांकि वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका था, लेकिन इससे निकलने के बाद वो एक असली मर्द बन जाता है। यहीं पर फाइट का सीन दिखाता है जहां पर हमारा हाजिन जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि मास्टर डोंगपिल जल्दी से वहां पर से हटो, क्योंकि उसके ऊपर एक जीजिंग अटैक करता है। तो वो साथ ही अपनी दोनों टेक्निक्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके उनको सभी को वहीं पर गिरा देता है। डोंगपिल उसे कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो वो से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे बॉडी गार्ड हो, फिर तुम यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है यंग लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है ये जीजिंग मॉन्स्टर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इनके नंबर ज्यादा है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। और साथ ही वो सोच रहा होता है इसी तरह अगर मैं यहाँ पर करता रहा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर इस जंगल के यानी बैम्बू ट्री जंगल के काफी ज्यादा अंदर तक चला जाऊंगा, यानी डीप एरिया में, जहां पर उन बैम्बू ट्रीज को काट कर ला सकता हूँ जिनको जादुई बैम्बू ट्रीज कहा जाता है और जिनके साथ पिल्स बनाई जाती हैं। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर कोई चीज बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और हमारा हाजिन जो होता है उसको देख भी नहीं पाता। वो उसे चिल्लाकर कहता है डोंगपिल जल्दी से डॉज करो। हालांकि उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था कि क्या चीज है, लेकिन डोंगपिल के वहां पर उसे डॉज करने से पहले उसे किक पड़ती है और इसी के साथ ही डोंगपिल के माथे पर लगता है, जिसकी वजह से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो हाजिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर अचानक से एक नया मॉन्स्टर कहां पर से और इतना पावरफुल मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। तो उसके सामने एक घोड़ा होता है, वो एक म्यूटेंट घोड़ा होता है जो कि जीजिंग मॉन्स्टर से भी अपर लेवल का होता है, यानी कि उनसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये घोड़ा जो है ये तो इतना पावरफुल है कि इसने सिर्फ एक किक मारकर डोंगबिल को जख्मी करके बेहोश कर दिया। है कि मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ फाइट में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और यहाँ पर एपिसोड 14 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन इस घोड़े को भी हरा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हाजिन के सामने वहां पर एक नया हॉर्स मॉन्स्टर आ जाता है। हॉर्स मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो डोंगपिल को सिर्फ एक ही किक मारता है, जिसकी वजह से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो हाजिन कहता है कि मुझे इसके साथ संभल कर फाइट करनी होगी, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये बाकी के सभी मॉन्स्टर्स सबसे ज्यादा पावरफुल है अभी तक जितने मॉन्स्टर्स का मैंने सामना किया है। तो घोड़ा जो होता है वो उसकी तरफ देखता है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही अपनी तलवार को रेडी करता है और साथ ही अपनी डार्क शैडो की डिमोनिक
कार्ड को रिलीज करता है। जैसे ही वहां पर उसको रिलीज कर रहा होता है, इसी के साथ ही घोड़ा उसके करीब पहुंच चुका होता है और इसी के साथ ही वो उसे टक्कर मारता है, जिसकी वजह से हमारा हाजिन जो होता है वो उड़ता पीछे जाकर बैम्बू ट्रीज के साथ टकराता है। उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है और साथ ही घोड़े को दिखाता है कि वो पीछे भाग जाता है क्योंकि वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है, जबकि हमारा हाजिन बहुत ही बुरी हालत में जख्मी होता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी स्पीड मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है और मैं यहाँ पर इसको देख भी नहीं पाया। और घोड़ा फिर से वहां पर अपने टांग को वहां पर ग्राउंड पर मार रहा है जैसे कि वो फिर से आगे बढ़ने वाला है। तो हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी बॉडी यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वहां पर से उठना चाह रहा था। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो उसका बाजू जो होता है बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका होता है। उसके बाजू के अंदर हड्डियां टूट चुकी होती है, जिसकी वजह से उसका बाजू काम नहीं कर रहा होता। और इसी के साथ ही घोड़ा जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी दोनों टांगे उठाता है और जैसे वहां पर हाजिन को अपने पांव के साथ मारने लगता है। हाजिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर बच पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ और ये घोड़ा जो है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और ऊपर से मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही। क्या यही कुछ होने वाला है? क्या मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे इस जंगल को ध्वस्त कर सकता हूँ, लेकिन असल में जो जंगल मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा मॉन्स्टर है जो मैंने यहाँ पर देखा और ये मॉन्स्टर मुझे मारने वाला है। तो जैसे घोड़ा उसे मारने लगता है, इसी के साथ उसके सर में एक तलवार लगती है। तो घोड़ा जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो डॉन्कविल चिल्लाकर उसे कहता है कि मॉन्स्टर कहीं कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। और वो घोड़ा जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है तो डॉन्कविल कहता है, सॉरी हमारा हाजिन कहता है कि डॉन्कविल यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये अकेले यहाँ पर इस मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही घोड़ा जो होता है वो डॉन्कविल की तरफ आगे बढ़ता है। तो डॉन्कविल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट हूं, मुझसे आकर फाइट करो। जैसे वहां पर वो घोड़ा उसकी तरफ आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारा डॉन्कविल भागना शुरू कर देता है। तो डॉन्कविल बड़ी तेजी के साथ भाग रहा था जबकि घोड़ा भी बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है। तो डॉन्कविल भागते भागते उसे वहां पर दिखाई देता है कि उन्होंने वहां पर पहले से ट्रैप बिछाए हुए थे। तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया यहीं पर ट्रैप है और वो जल्दी से जंप कर जाता है, जबकि घोड़ा जो होता है वो सीधा आकर उस ट्रैप के अंदर गिर जाता है। तो घोड़ा जैसे वहां पर ट्रैप के अंदर गिरता है तो वहां पर अंदर उन्होंने काफी सारे बैम्बूज लगाए होते हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर धंस जाते हैं। तो डॉन्कविल पीछे की तरफ घूमता रहकर उस गड्ढे के अंदर देखता है, वो देखता है क्या शुक्र है कि मैं बच गया, बड़ी यहाँ पर क्लोज कॉल थी, क्योंकि अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मुझे मार डालता। तो वो सोच रहा था क्या जो घोड़ा मर गया। तो वो घोड़ा अपनी आंखें खोलता है और अपने प्रेशर को रिलीज करता है, फिर साथ ही वहां पर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो गड्ढे के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गड्ढा इतना गहरा होता है कि वहां पर से बाहर ना निकल सके। तो डॉन्कविल कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें बख्श देता हूँ, क्योंकि मुझे जाकर अपने थर्ड यंग मास्टर को देखना है। उसी के साथ ही डॉन्कविल वहां पर से भागता हुआ हाजिन की तरफ निकल जाता है ताकि वो जाकर हाजिन को देख सके। डॉन्कविल भागता हुआ वापस जाकर हाजिन से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर उठाने दो, मैं तुम्हें उठाकर वापस ले चलता हूँ। जबकि मेरा हाजिन उसे कहता है कि मेरा बाजू टूटा है, मेरी टांगे नहीं टूटी, मैं चल सकता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन 8 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 8 महीने के बाद यहाँ पर हिमनली डीमन डिवाइन कल्ट के एल्डर्स के कोड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट लीडर और उसके साथ साथ सेकंड लीडर होते हैं, वो दोनों वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो सेकंड लीडर कहता है कि सीनियर आपने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही वहां पर बातें करते करते सेकंड लीडर कहता है कि सर आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर स्वर्ड पैलेस के मास्टर हमारे डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर बड़े लोगों से मिलने के लिए आते रहते हैं। साथ ही फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक रूमर सुना है, यानी कि उड़ती उड़ती अफवाह सुनी है। मैंने सुना है कि स्वर्ड मास्टर जो है वो अपने बेटे को यहाँ पर डीमन एम्परर का डिसाइपल बनवाना चाहते हैं। तो सेकंड लीडर उसे कहता है कि आपको वाकई में लगता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हाँ ये बात तो अच्छी है कि स्वर्ड फैमिली जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी फैमिली है, लेकिन क्या यहाँ पर डीमन एम्परर उनके बेटे को यहाँ पर अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके पास तो पहले काफी सारे डिसाइपल्स हैं, उनके पास पहले 7 डिसाइपल्स हैं। फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर उनके पास 2 ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जो कि हमारी जो डिमोनिक कल्ट है उसकी सपोर्टिव फैमिलीज हैं, और उन्हीं में से 2 डिसाइपल्स को उन्होंने यहाँ पर अपने लिए पर्सनल डिसाइपल चूज किया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो स्वर्ड पैलेस के मास्टर के बेटे को भी अपना डिसाइपल बना सकते हैं, लेकिन एंड के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर उसको अपना डिसाइपल सिलेक्ट करेंगे या नहीं। तो सेकंड एल्डर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक और रूमर सुना है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अभी भी यहाँ पर 7 डिसाइपल्स हैं। फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में सुना है, मैंने सुना है कि वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से की ब्लॉकेज के साथ पिछले 6 महीने से बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था, और उसके वहां पर से उठने के बाद से डीमन एम्परर ने उसे बैम्बू जंगल के अंदर भेज दिया। और आपको तो पता है कि वो जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है, को नहीं लगता कि अब यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर उस लायक नहीं रहा कि वो यहाँ पर डीमन एम्परर का डिसाइपल रह सके। मुझे तो लगता है कि वो बैम्बू ट्री जंगल से जिंदा वापस नहीं आएगा। तो फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए, किसी ने अगर इस बात को सुन लिया तो तुम्हें सजाए मौत दी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर सोच समझ कर बात करो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या गलत बात कर रहा हूँ, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि बैम्बू ट्री जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है, और उस जंगल के अंदर से क्या तुम्हें लगता है कि कैसा बंदा जो की ब्लॉकेज की वजह से अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता वो जिंदा वापस आ सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर वो जिंदा भी रहेगा तो वो हमेशा के लिए वहीं पर ट्रैप हो जाएगा, एक मॉन्स्टर बनकर बाकी के सभी मॉन्स्टर्स की तरह वहीं पर रह जाएगा। तो
फर्स्ट लीडर गुस्से के साथ से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ पर अगर इस तरह की बात करनी है तो चुपचाप यानी कि खामोशी से बात करो, तुम यहाँ पर ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, किसी ने सुन लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। और थर्ड यंग मास्टर को बैम्बू ट्री जंगल के अंदर कुछ होता है तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर हमारे कोर्ट ऑफ एल्डर को भी नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि कोर्ट ऑफ एल्डर से एक बॉडीगार्ड को वहां पर भेजा गया है, हमारे थर्ड लीडर को वहां पर भेजा गया है, डोंगपिल पर्सनली वहां पर किया है ताकि वो जाकर उसका ख्याल रख सके। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे एल्डर ने यानी कि हमारे जो एल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे एल्डर जो है वो डोंगपिल से कितना प्यार करते हैं, वो उसे बहुत ही अच्छा बच्चा समझते हैं, इसी वजह से वो उसे भेजना तो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेशली उसी को वहां पर क्यों भेजा है। और इसी के साथ ही बाहर से एक लड़का आता है और कहता है सर मास्टर डोंगपिल जहाँ पर आए हैं, थर्ड लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है हाँ क्या क्यों नहीं, जल्दी से उसे अंदर भेज दो, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। और इसी के साथ ही डोंगपिल जैसे वहां पर अंदर एंटर होता है उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। डोंगपिल अंदर आने के बाद उनको ग्रीट करता है लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा किलिंग ऑरा कैसे निकल सकता है, पहले तो इसकी बॉडी में इतना पावरफुल ऑरा नहीं था, क्या ये वाकई में अभी भी वही डोंगपिल है? 8 महीने पहले तो डोंगपिल बिल्कुल ऐसा नहीं था और 8 महीने के बाद देखो ये अपने किलिंग ऑरा को भी यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, इसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा किलिंग ऑरा निकल रहा है। लोग उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाए क्योंकि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी होती है। डोंगपिल जो होता है वो थर्ड यंग मास्टर के कहने पर कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए आया होता है, तो फर्स्ट एल्डर से कहता है कि इतनी काफी रहेंगी, तो वो कहता है हाँ सर इतनी काफी रहेंगी। तो वो उसे कहता है लेकिन बताओ तो तुम लोग इतने केव पाइन टी लीव्स के साथ क्या करने वाले हो? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे थर्ड यंग मास्टर ने ऑर्डर्स दिए थे, उसने कहा था कि बस यहाँ पर ये कुछ चीजें ले आओ तो मैं बस ये लेने के लिए आ गया हूँ। दोनों लीडरों से कहते हैं कि डोंगपिल क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठकर कप चाय पीना चाहोगे? तो वो कहता है नहीं मैं नहीं पीना चाहूंगा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना है, थर्ड यंग मास्टर को अच्छे से अटेंड करना है, वो वहां पर अकेले होंगे। इसी के साथ उनको बाय बोलने के बाद वहां पर चला जाता है, जबकि सेकंड लीडर फर्स्ट लीडर से कहता है कि सीनियर क्या आपने यहाँ पर महसूस किया? तो वो कहता है हाँ मैंने भी यहाँ पर महसूस किया है। डोंगपिल यहाँ पर अपने किलिंग ऑरा को कंट्रोल कर रहा है लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी के अंदर से इतना जबरदस्त किलिंग ऑरा निकल रहा है कि आज से पहले हमने कभी इसकी बॉडी से इतना ऑरा निकलते हुए नहीं देखा। लगता है कि यहाँ पर बहुत ही डेंजरस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसे कि वहां पर बैम्बू ट्री जंगल में सब कुछ बदल गया हो। इसके साथ ही वो सोच रहे होते हैं क्या ये ठीक रहेगा? तो वो सोच रहे होते हैं हाँ मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा क्योंकि थर्ड यंग मास्टर के साथ 8 महीने बिताने के बाद भी अभी तक जिंदा है तो ये ठीक ही रहेगा। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बैम्बू ट्री जंगल का दिखाया जाता है कि डोंगपिल जल्दी से भागता वापस की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी टेक्निक्स भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, मेरी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। लगता है कि 8 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के साथ इसने मुझे काफी बेहतर बनाया है। वो भागता हुआ जा रहा था, उसी वक्त उसे रास्ते में कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि यहाँ पर कौन है? लगता है कोई है जो कि जहाँ पर मुझे महसूस हुआ है। और इसी के साथ ही वहीं पर रुक जाता है और कहता है कोई बीस्ट हो सकता है। तो डोंगपिल सोच रहा था कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर बीस्ट कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि जैसे कोई बीस्ट यहाँ पर आएगा मैं उसे मार डालूंगा। और साथ ही वो अपनी ऑरा को भी रिलीज कर रहा था और कहता है कि अब जल्दी से बीस्ट मेरे सामने आ जाए तो उसी वक्त मैं अपनी तलवार से उसे काट दूंगा। तो यहाँ पर एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके सामने से क्या निकलने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर डोंगपिल अपनी तलवार निकालता है क्योंकि उसे जंगल में कुछ महसूस होता है, तो वो जैसे ही वहां पर अटैक करने लगता है इसी के साथ ही वहां पर सामने से यंग मास्टर निकल आता है। तो हमारा हाजिन जो होता है एक घोड़े को मारकर उसको टांग से पकड़कर खींचकर उस तरफ लेकर आ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या यंग मास्टर जी तुम क्या कर रहे हो? तुमने जहाँ पर क्या किया? तुमने एक लूशू मॉन्स्टर को अकेले मार दिया, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर वापस कैसे आ गए? मुझे तो लगा था कि तुम वहां पर कुछ देर अपने साथियों के साथ बैठकर पीने वाले हो, उनके साथ बैठते कुछ चाय शाय पीते और उसके बाद वापस आते। तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर, मुझे यहाँ पर आपकी फिक्र हो रही थी, लेकिन आपने यहाँ पर एक लूशू मॉन्स्टर को अकेले क्यों मारा? आपको यहाँ पर इसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, आप यहाँ पर हर्ट भी हो सकते थे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसी वजह से मैं बाहर निकला और आकर इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया। में लगता है कि मैं लास्ट टाइम के इंसिडेंट के बाद इस तरह के मॉन्स्टर को छोड़ सकता हूँ क्योंकि उस मॉन्स्टर ने मेरा बाजू तोड़ दिया था और अभी तक मेरे बाजू के ऊपर यहाँ पर स्पॉट लगी हुई है। डोंगपिल उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो कहता है हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है कि अब तो काफी महीने हो चुके हैं, आपको यहाँ पर अपने बाजू के ऊपर से स्पॉट को हटा देना चाहिए क्योंकि आपका बाजू हील हो चुका है। अगर आप लूशू मॉन्स्टर को अकेले हरा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका बाजू ठीक है। और इसी के साथ ही डोंगपिल वहां पर बताता है कि वो क्या क्या उसके साथ करता रहा है क्योंकि यंग मास्टर के बाजू के ऊपर चोट लगी थी, इसी वजह से वो बिस्तर भी उससे सेट करवाता, फिर साथ ही खाना भी अपने मुंह में डलवाता था, फिर साथ ही वॉशरूम के अंदर अपनी पॉटी भी उससे साफ करवाता था क्योंकि उसके हाथ पे चोट लगी थी। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा था लगता है कि मैंने पिछले 8 महीने में इसको कुछ ज्यादा यूज कर लिया। फिर साथ ही नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है, वो लोग उसी घोड़े को वहां पर
पका रहे होते हैं, जबकि हमारा हाजिन वहीं पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। वो कल्टीवेट कर रहा होता है और वहां पर हमारा डोंगफिल जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि यंग मास्टर यहाँ पर पहले से कितने स्ट्रांग हो गए हैं। सिर्फ 8 महीने में उन लोगों ने यहाँ पर की पावर को यूज करना भी सीख लिया और साथ ही यहाँ पर एक ग्लोशू मॉन्स्टर को अकेले हरा सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आनंद महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर का गार्ड बनकर उसको गार्ड कर रहा हूँ। मुझे भी यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करता है और इसी के साथ ही मिल उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो हाजिन चलाकर उसे कहता है तुम फिर से यहाँ पर मुझे डरा रहे हो, तुम फिर से यहाँ पर अचानक से क्यों निकले, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो डोंगफिल उसे कहता है कि यंग लॉर्ड, मुझे पता है कि आप यहाँ पर स्ट्रांग बन चुके हैं, यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इस जंगल के डीपर एरिया में मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ, मुझे आपके साथ होना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डोंगफिल उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इस बात का नोटिस नहीं किया, ये जगह और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। तो वो कहता है कि सर ये जगह तो पहले से डेंजरस थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है नहीं, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, क्या तुम देख नहीं रहे, ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसका पावर लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या तुम यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं वो आम मॉन्स्टर्स ही थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस जगह ने उनको इस तरह से म्यूटेट कर दिया कि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए, यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स की बॉडीज जो है वो भी यहाँ पर चेंज हो रही हैं। क्या तुमने अपनी बॉडी की तरफ देखा है कि 8 महीने यहाँ पर जंगल में रहने के बाद, यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने सारे मसल्स आ गए हैं कि तुम यहाँ पर पूरी जिंदगी भी मेहनत करते रहो, बहुत ज्यादा मेहनत करो तब भी यहाँ पर इस तरह की बॉडी हासिल नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो परफेक्ट बॉडी जो है इसकी भी एक टाइम लिमिट है और कुछ अर्सा के बाद जो परफेक्ट बॉडी जो म्यूटेट होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमारी जो पावर लेवल्स है और हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है ये लिमिटेड होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पर लिमिट से बाहर निकल जाएगी तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। साथ ही अपने बाजू के ऊपर से वो स्पॉट को हटाता है और उसे कहता है कि मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि एक टूटी हुई हड्डी को हील होने में कितना टाइम लगता है अगर हम लोग अपनी की ऑप्शन को भी यूज करें। तो डोंगफिल उसे कहता है कि तकरीबन 2 महीने तो लग ही जाएंगे क्योंकि हड्डी काफी बड़ी थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है लेकिन मेरा बाजू जो था वो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में हील हो गया था, इसकी हड्डी भी कंप्लीटली हील हो चुकी थी। ये सब कुछ इसी जंगल की वजह से हो रहा है क्योंकि इस जंगल के अंदर बहुत सारे मिस्टीरियस इफेक्ट्स हैं। तुम्हें लगता है कि इंसानों के लिए नॉर्मल है। जब मैं जहाँ पर लूशो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था मेरी बॉडी के ऊपर घाव लगे थे और कुछ ही घंटों में वो घाव जो है वो दोबारा से भर चुके हैं। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे बताओ अगर यहाँ पर हमारे बाजू के ऊपर एक चोट लगती है, एक जख्म होता है और वो जख्म अपने आप हील होना शुरू हो जाता है इस जंगल की पावर्स की वजह से, वो जो होता है जख्म की हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है और जहाँ पर जख्म हील हो जाता है और उसके बाद भी बॉडी यहाँ पर मजीद बॉडी को हील करना स्टार्ट रखती है, यानी कि बॉडी को समझ नहीं आती कि अब यहाँ पर क्या करना है और उसके बाद आपकी बॉडी के ऊपर मास जो होता है वो गेन होता रहता है और कुछ ही घंटों में आपकी बॉडी जहाँ पर बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह हो जाती है, यानी कि इवॉल्व होकर म्यूटेट होकर एक मॉन्स्टर बन जाते हो। तो मुझे बताओ उस वक्त तुम्हारे पास क्या बचेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर डीपर एरिया में जाना होगा। इससे पहले कि हमारी बॉडीज यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तरह म्यूटेट हो जाए, हम लोग सारी जिंदगी यहीं पर मॉन्स्टर बनकर रह जाएं। तो डोंगफिल उसे कहता है लेकिन यंग लॉर्ड आप यहाँ पर से जा नहीं सकते जब तक डीमन लॉर्ड आपको वापस आने का ऑर्डर नहीं देते। तो हमारा हाजिन उसे कहता है डीमन लॉर्ड ने मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया था, मुझे ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ पर से कब वापस आ सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ से वापस जा सकता हूँ। तो डोंगफिल उसे कहता है तो इसका मतलब यह है तो फिर आप यहाँ पर से अभी जा सकते हैं, हमें यहाँ पर और ज्यादा रुकने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पर डीमन लॉर्ड की परमिशन की जरूरत नहीं तो तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं ये जगह जो है वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रेनिंग करने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए और साथ ही यहाँ पर कुछ मेडिसिनल जड़ी बूटियां लेने के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर सोल्ट्री बैम्बू ट्रीज जंगल के ग्रूव में जाना होगा, यानी कि इसके डीपर एरिया में जाना होगा जहाँ पर एल्डर्स जाते हैं और वहां पर से जाकर कुछ ऐसे बैम्बू ट्रीज को काट कर लाना होगा जिनके साथ मैं पिल्स बना सकता हूँ। एक बार मैं उनको जाकर ले आऊं उसके बाद हम लोग यहाँ पर से निकल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ तकरीबन 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर हमें ये करना होगा और उसके बाद यहाँ पर से बाहर निकलना होगा। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फोर्थ यंग मास्टर का दिखाया जाता है कि फोर्थ यंग मास्टर जो होता है नहा रहा होता है, लड़कियां उसे नहलवा रही होती हैं और इसी के साथ ही वो बेचारा काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे अपने पास बुलाया था और अपने पास बुलाकर उसे एक बात बताई थी कि अभी तक हाजिन जिंदा है। वो उसे बताता है कि स्योरियोंग यानी कि थर्ड यंग मास्टर जिंदा है और उसे बैम्बू ट्री जंगल में भेज दिया गया है। तो वो कहता है कि अचानक से मास्टर को क्या पड़ी थी कि उसने मुझे यहाँ पर ये वाली बात बता थी, मुझे समझ नहीं आती कि मास्टर यहाँ पर क्या करवाना चाहते हैं। क्या मास्टर यहाँ पर मेरी और उसकी फाइट करवाना चाहते हैं? क्योंकि मास्टर को अच्छी तरह से पता है कि मैं स्योरियोंग से कितनी नफरत करता हूँ, अगर वो हटेगा तभी तो मैं थर्ड प्लेस के ऊपर आ पाऊंगा। और यंग मास्टर वहां पर डीमन एम्परर की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये हालांकि हमारा मास्टर है लेकिन बहुत ज्यादा रुथलेस है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसके अपने पर्सनल डिसाइपल से एक दूसरे के साथ फाइट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर यही तो देखना चाहता है कि उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा डिमोनिक कौन है जो कि यहाँ पर उसकी जगह के ऊपर अगला डिमोनिक एम्परर बन सके। इसी वजह से उससे यहाँ पर इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पर किसी यंग मास्टर को मार भी देता हूँ, उसके साथ डिसाइपल्स में से किसी एक डिसाइपल को कोई दूसरा डिसाइपल मार भी दे तब भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि
इस योरियों के साथ मसला क्या है, यानी थर्ड जंग मास्टर के साथ क्या मसला है कि उसे यहाँ पर बैम्बू ट्री जंगल में भेज दिया गया और बैम्बू ट्री जंगल में बिना की पावर यूज किए वो यहाँ पर जिंदा कैसे है। इतने महीने गुजर चुके हैं, 8 महीने गुजर चुके हैं और वो यहाँ पर उस बैम्बू ट्री जंगल में अभी तक जिंदा है। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसने यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट ना कर दिया हो। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी से वापस बुलाने वाला हूँ, यानी थर्ड जंग मास्टर को जल्दी से वापस बुलाने वाला हूँ। तो वो सारी बात उसे बता देते हैं। इसका मतलब यह है कि फोर्थ जंग मास्टर के पास बहुत ही कम टाइम बचा है। इसी कम टाइम में उसे यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर के ऊपर अटैक करवाना होगा और उसे मरवाना होगा। तो वो गुस्से के साथ जल्दी से पानी से बाहर निकल आता है। तो वो लड़की बेचारी घबरा जाती है और वो यहाँ पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूं। मैं उस लड़के को यहाँ पर इतनी मुश्किल के साथ एलिमिनेट करवाना चाहता था, यानी कि थर्ड जंग मास्टर की मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ की, उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन इसके बावजूद वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और अब यहाँ पर दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आ जाएगा। और फिर साथ ही वो चलाकर अपने मंत्री को बुलाता है। कि दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा हाचिन जो होता है जड़ी बूटी और मेडिसिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर वो सारी चीजें ले आए जो मैंने तुम्हें कहा था। यहाँ पर टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब्स और साथ में केव पाइन टी लेकर आए हो, जो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं इनको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो केव पाइन टी है इसको बनाने की वजह से, इसके एरोमा की वजह से जो छोटे लोअर लेवल के मॉन्स्टर्स हैं वो सभी हमसे दूर रहेंगे और दोबारा हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर जो अजूरे मॉन्स्टर्स हैं, लूशो मॉन्स्टर्स हैं, वो हमसे दूर रहेंगे। अंकबिलू से कहता है लेकिन मास्टर आपने यहाँ पर टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब क्यों मांगी, आप इसका क्या करने वाले हैं। तो वो से कहता है कि मैं यहाँ पर इसको भी यूज करने वाला हूँ, मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्या तुम अगली बार जब वहां पर जाओगे एल्डर्स के कोर्ट में तो वहां पर से मेरे लिए और ज्यादा टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब लेकर आ सकते हो। तो वो कहता है कि सर अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो यहाँ पर मैं आपके लिए नहीं लेकर आ सकता। तो हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि सर हमें डीमन गार्ड्स पैलेस के फार्मेसी के रिसर्चिंग के लिए यहाँ पर इस तरह की टर्बिड एलिमिनेशन बड़ी बूटी की जरूरत है, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी सप्लाई को बंद कर दिया और ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त गार्ड पैलेस को ही दी जाएगी और यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर ये चीज नहीं मिल सकती। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर दूसरी मार्केट से मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारी फार्मेसी के अंदर इस मेडिसिन को यूज करके हम लोग सुप्रीम हीलिंग पोशन बनाते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसे बात सुनने के बाद झटका लगता है। वो कहता है क्या यहाँ पर इसके साथ सुप्रीम हीलिंग पोशन बनाया जाएगा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे भी तो यहाँ पर मेरा डॉक्टर सुप्रीम हीलिंग पोशन पहलाता रहा है, लेकिन उसके अंदर तो ये टर्बिड एलिमिनेशन जड़ी बूटी थी ही नहीं। तो यहाँ पर एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या फोर्थ जंग मास्टर थर्ड जंग मास्टर को इसी जंगल यानी बैम्बू ट्री जंगल में मरवा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा हाचिन जो होता है वहां पर उसे पता चलता है कि सुप्रीम मेडिसिन पिल बनाने के लिए यहाँ पर टर्बिड एलिक्सर का यूज किया जाता है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि अगर वाकई में इसमें यहाँ पर टर्बिड एलिक्सर को डाला गया था फिर मेरी सुप्रीम मेडिसिन के अंदर ये क्यों नहीं था। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो डॉक्टर यहाँ पर खुद ये सब कुछ कर रहा था या फिर कोई ना कोई हाई रैंकिंग में ऐसा है जो कि उससे ये सब कुछ करवा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर थी। एक ऐसी कमजोर बॉडी के लिए यहाँ पर बिना टर्बिड एलिक्सर के इस तरह से यूज कर पाना इसको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर तुम सिलिकॉन क्लैरिफाइंग नीडल के बारे में जानते हो कि ये कौन सी थेरेपी होती है या फिर ये किस किस्म की थेरेपी है। तो वो उसे कहता है कि हम इसके बारे में जानता हूँ, ये एक एक्यूपंक्चर टेक्निक है जो कि डॉक्टर्स आमतौर पर परफॉर्म करते हैं। ये कुछ ऐसे लोगों पर परफॉर्म किया जाता है जिनकी बॉडी जो होती है उनकी शेप खराब हो जाती है, उनकी बॉडी की शेप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए इस तकनीक को परफॉर्म किया जाता है। फर्ज करो कि तुम्हारे मसल्स नहीं है लेकिन तुम यहाँ पर अपने मसल्स को दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर इस एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज किया जाता है ताकि तुम्हारे मसल्स को दिखाया जा सके, तुम्हारे मसल्स को बेहतर बनाया जा सके। मैं भी कई बार इस टेक्निक को यूज कर चुका हूं। कई बार मिशंस के ऊपर जाने के वक्त मुझे यहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है ताकि मैं अपने मसल्स को पंप अप कर सकूं। तो ये बात सुनने के बाद वो और भी हैरान होता है और कहता है कि अब तो मेरा शक यहाँ पर कंफर्म हो गया है, क्योंकि ये लोग मुझे सुप्रीम एलिक्सर पिला रहे थे जिसके अंदर टर्बिड मेडिसिन नहीं थी और ऊपर से यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए मेरी बॉडी क्योंकि पहले यहाँ पर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, लेकिन ये लोग यहाँ पर उस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर टेक्निक के साथ मेरे मसल्स को पंप अप करते रहे, जिसकी वजह से देखने वालों को लगता रहा कि ब्लॉकेज की वजह से मेरी बॉडी कमजोर होती रही है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर काफी सेहतमंद हूं, लेकिन ये लोग ये चाहते थे कि अंदर से मैं मर जाऊं, खोखला हो जाऊं। सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस डॉक्टर के बारे में, क्योंकि वही डॉक्टर मेरे लिए ये सब कुछ करता था। मुझे लगता है कोई हायर ऑफिशियल, कोई एल्डर या फिर कोई डिसाइपल भी हो सकता है। तो फिर साथ ही वो सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसी डिसाइपल की तो ये फोर्थ जंग मास्टर हो सकता है, क्योंकि फोर्थ जंग मास्टर ने अपनी बहन रिन को मेरे पास भेजा था मुश्किल क्रिएट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये वही हो सकता है, क्योंकि उसके थर्ड जंग मास्टर की कभी आपस में बनी नहीं। साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फोर्थ जंग मास्टर का दिखाया जाता है। डॉक्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि केव पाइन टी है आपके लिए बनाकर लाया स्पेशली, प्लीज इसे पी लें। तो उसे कहता है कि शाइन भी मुझे एक बात तो बताओ, अरे पूरे के पूरे डीमन कल्ट के एरिया में सबसे ज्यादा मुश्किल जगह कौन सी है जहां पर इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल है। तो शाइन भी यानी उसके डॉक्टर का नाम होता है। शाइन भी उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल जगह सॉलिटरी बैम्बू ट्री जंगल है, वहां पर इन्फिल्ट्रेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि
बहुत सारे हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव्स जो है इस वक्त वहां पर पहरा देते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट ऑफ एल्डर्स की इजाजत के बिना वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई भी वहां पर पांव रखता है तो उसी के साथ ही डीमन एम्परर को इस बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो लोग वहां पर से इंफॉर्मेशन जहां पर पहुंचाते हैं। कोर्ट ऑफ एल्डर्स उन लोगों का काम है कि वहां पर उस जंगल के पर नजर रखना। यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर जो होता है वो ये प्लान बना रहा होता है कि वो सोल्ट्री बैम्बू ट्री जंगल के अंदर अपने लोगों को घुसा दे और वहां पर जाकर थर्ड यंग मास्टर को मार डाले, क्योंकि जब से एम्परर ने उसे यहाँ पर ये बात बताई है कि थर्ड यंग मास्टर जिंदा है तो इस बात से वो काफी ज्यादा बेचैन है और उसे यहाँ पर मरवाना चाहता है कि इससे पहले कि वो अपनी पावर्स को गेन कर ले वो यहाँ पर अपने लोगों को वहां पर भिजवा कर उनको मरवाना चाहता है। तो इसी के साथ ही वो अपने डॉक्टर से कहता है कि शायद मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, तो चलो जल्दी से उन लोगों को इकट्ठा करो। तो वो कहता है कि सर आप यहाँ पर किन लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उन लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा हूँ जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मरवा सकते हैं। और योंग यानी कि थर्ड यंग मास्टर इस वक्त बैम्बू ट्री जंगल में, और मैंने सुना है कि कोर्ट ऑफ एल्डर से थर्ड यंग मास्टर डोंगफिल को वहां पर भेजा गया है ताकि उसका बॉडीगार्ड बनकर उसको गार्ड कर सके। मैंने सुना है कि वो भी काफी ज्यादा टफ है और उसको हराकर थर्ड यंग मास्टर तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि सोरियोंग को जंगल के अंदर मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आई डिमोनिक कल्ट के मास्टर ने उसे वहां पर क्यों भेजा होगा? अगर वहां पर एल्डर्स को भी भेजा जाएगा तो वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा अनगार्ड रहते हैं। किसी वक्त भी किसी जगह से भी बैम्बू ट्री जंगल में से कोई मॉन्स्टर निकलकर अटैक कर सकता है, तो फिर वो लड़का वहां पर 8 महीने से सर्वाइव कैसे कर पा रहा है? तो फोर्थ यंग मास्टर भी तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि वहां पर पिछले 8 महीने से सर्वाइव कैसे कर पा रहा है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ उसके बॉडीगार्ड की वजह से हो रहा है या फिर वो खुद यानी स्ट्रांग हो चुका है? ये बात ज्यादा चिंता वाली है। फिर साथ ही वो शाइनवी से कहता है शाइनवी जल्दी से अपने लोगों को इकट्ठा करो और साथ ही बहुत सारे वेपन्स को भी इकट्ठा करो। शाइनवी कहता है कि सर आप यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली अटैक करना चाहता हूँ। तो वो कहता है लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली इस सब में इन्वॉल्व होना चाहिए, आप दूसरे लोगों को इस्तेमाल करें। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, यानी कि मैं कुछ लोगों को ऑर्डर्स दूंगा और वही जाकर ये काम तमाम करेंगे। और यंग मास्टर से कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को चूज करने वाला हूँ जो कि यहाँ पर मेरे लिए मेरे इशारों के पर नाचेंगे और मेरे हर काम को पूरा करेंगे, चाहे उन्हें यहाँ पर अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। तो वो कहता है कि सर मुझे बताएं कि आप यहाँ पर किन लोगों की बात कर रहे हैं? तो फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कि उन सभी लोगों को इकट्ठा करो, वो सभी लोग जो कि थर्ड यंग मास्टर से नफरत करते हैं, वो सभी लोग जिनको थर्ड यंग मास्टर ने कभी हराया था, उन सभी की एक टीम बनाकर लाओ और उन सभी लोगों को सोल्ट्री बैम्बू ट्री के अंदर भेजा जाएगा। बैम्बू ट्री जंगल के अंदर उन्हें भेजेंगे और वहीं पर जब वो कमजोर हालत में होगा और अनगार्ड नहीं होगा वहीं पर उसे मार डालेंगे और इस तरह ये किस्सा खत्म हो जाएगा। इसी तरफ हाजिन का सीन दिखाता है कि हमारा हाजिन डोंगफिल से कहता है कि मैं इस वक्त डीपर एरिया में जाने वाला हूं। तो वो कहता है लेकिन सारी इस वक्त क्यों आप यहाँ पर डीपर एरिया में क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर से वापस जाने के बारे में सोचना चाहिए। डोंगफिल उसे कहता है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि वहां पर कितने पावरफुल बीस्ट हो सकते हैं और आप यहाँ पर इस बारे में जानते भी नहीं है, पहले में यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये तो बताओ कि जब यहाँ पर मास्टर मूडैम और बाकी के सभी एल्डर्स आते हैं क्या उन्हें इस बारे में पता होता है कि यहाँ पर कौन कौन से बीस्ट हैं? क्या वो लोग यहाँ पर प्लानिंग करके आते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग करके आने का कोई फायदा ही नहीं है। कौन सा बीस्ट कहाँ से निकला है उन्हें भी नहीं पता होता और कितने बीस्ट आएंगे कितने झुंड में आएंगे ये भी उन्हें नहीं पता होता। हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर हमें तैयारी करके जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं बस अपनी तलवार लेकर वहां पर जाने वाला हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर जाना है, जल्दी से जल्दी जाकर वहां पर से एक बैम्बू ट्री को काट कर लाना होगा जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी हो, सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी वाले बैम्बू ट्री को काट कर वहां पर से ले आऊंगा, रास्ते में जितने बीस्ट आएंगे सभी को मार डालूंगा। तो इसी के साथ डोंगफिल से कहता है लेकिन आप वहां पर नहीं जा सकते, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मुझे आपके पर भरोसा है, लेकिन मैं यहाँ पर शेर ही चाहता कि आप डीपर एरिया में जाएं क्योंकि वहां पर जो बीस्ट हैं आप उनके बारे में नहीं जानते। मुझे पता है कि आपका लेवल इस लेवल के बराबर नहीं है कि आप एल्डर्स के साथ अपना मुकाबला करवा सके, एल्डर्स वहां पर से जिंदा बचकर आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। हाजिन उसे कहता है कि ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, इस वक्त मैं अपने आप को ग्रेट पावरफुल नहीं कह सकता, मैं यहाँ पर एल्डर्स की बराबरी भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि कल्ट में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो डोंगफिल उसे कहता है सर मुझे माफ करिएगा, आपको मेरी बात बुरी लगी। और इसी के साथ हमारा हाजिन उसे कहता है तुम्हारे जितने एल्डर्स यहाँ पर इस डीपर एरिया की तरफ जाने की कोशिश करते हैं उन सभी के पास एक टैलेंट की कमी है जो मेरे पास है, वो टैलेंट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। तो हम डोंगफिल से कहता है कि सर अब किस टैलेंट की बात कर रहे हैं? तुम्हारा हाजिन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर चुन हाजिन यानी असैसिन किंग की स्टेल्थ टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। आज से पहले मैंने इस टेक्निक को यूज इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टर्बिट एलिमिनेशन हर्ब नहीं थी। अब मैं इस जड़ी बूटी की मदद से 1 घंटे या फिर 30 मिनट के लिए अपनी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को निकाल सकता हूँ और वो टेक्निक यानी स्टेल्थ टेक्निक जो है वो डिमोनिक एनर्जी के बिना यूज की जाती है और मैं इस टेक्निक को यूज करके बड़ी आसानी से मॉन्स्टर्स की नजर में आए बिना उस जगह पर जाऊंगा, बैम्बू ट्रीज को काट कर वापस आ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पर आकर पिछले 8 महीने में बहुत कुछ गेन किया है, मुझे यहाँ पर आकर कुछ नई इंसाइट्स मिली हैं, मुझे नई पावर्स मिली हैं, यहाँ तक कि मैंने डार्क शैडो आर्ट्स भी बनाई हैं, यानी अपनी जो डार्क शैडो की थी उस टेक्निक को डिमोनिक आर्ट्स के साथ मिक्स करके उनको बनाया और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारकर अपने आप
को स्ट्रॉन्ग बनाया है और अब यहाँ पर ये डू और डाई का मुकाम है, मुझे आगे बढ़ना होगा। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तभी तो मैं स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा और इवॉल्व कर पाऊंगा। अब जबकि मेरे पास टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब भी है तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करूंगा और उसके बाद ये पहुंचना आसान हो जाएगा। ये तो चुटकी बजाने जैसा मिशन होगा। और वो वहां पर से बाहर निकल आता है। जैसे वहां पर से बाहर निकल रहा होता है तो डोंगबिल जल्दी से भागता हुआ उसके सामने आ जाता है और कहता है नहीं यंग मास्टर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो वो कहता है कि डोंगबिल ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ। वो कहता है कि चाहे ये ऑर्डर हो या ना हो लेकिन मैं यहाँ पर इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा। अगर आप मुझे मारना चाहते हो मेरा सर काटे और यहाँ पर से चले जाएं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे। फिर साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम डीपर एरिया के दरवाजे के तक मुझसे मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन जैसे ही वहां पर डीपर एरिया आएगा तुम्हें वहीं पर रुकना होगा, उसके आगे मैं अकेला जाऊंगा। तो वो कहता है ठीक है सर, वहां पर तुम मुझे लेकर चले। और जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डीपर एरिया में कौन कौन से पावरफुल मॉन्स्टर होने वाले हैं, क्या ये जर्नी आसान होगी या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगबिल को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ डीपर एरिया के रास्ते तक, और वो उसके साथ चल पड़ता है। और इसी के साथ इन दोनों को दिखाता है कि बड़ी तेजी के साथ भागते हुए डीपर एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग आगे की तरफ भाड़े होते हैं इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, लास्ट टाइम मैंने लूशो मॉन्स्टर को यहीं पर मारा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर और मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पर से डीपर एरिया स्टार्ट होगा, क्योंकि वहां पर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन साथ ही वहां पर उनको स्मेल आना शुरू हो जाती है। डोंगबिल कहता है कि अचानक से गंदी स्मेल कहां पर से आ रही है, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई चीज यानी कोई इसकी बॉडी यहाँ पर गल सड़ रही हो, किसी चीज को यहाँ पर मारा गया हो। और इसी के साथ ही वो जैसे वहां पर आगे बढ़ते हैं देखकर बहुत सा हैरान होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती है जो कि वहां पर खराब हो रही होती है और उनकी बॉडी के अंदर स्मेल निकल रही होती है, सभी के मुंह के अंदर से ब्लड निकला होता है और सभी वहां पर मर गए होते हैं। ये देखने के बाद डोंगबिल से कहता है कि सर यहाँ पर देखे कितने सारे मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई हैं, और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देखकर लगता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स ने वॉमिट किया होगा और वॉमिट करने के बाद ये सारे मॉन्स्टर्स अपने आप मर गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कौन इनके साथ ऐसा कर सकता है। हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है मैंने इस तरह के बीस्ट को पहले नहीं देखा, ये कौन से एरिया के बीस्ट हैं। तो वो कहता है हाँ सर, आपने इसको पहले इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि ये यहाँ पर डीपर एरिया में होते हैं, ये बाहर के एरिया में बहुत ही काम आते हैं, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी यहाँ पर डीपर एरिया से बाहर आते हैं। ये लिपर्ड मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर बाकी की जो मॉन्स्टर ये सभी लोग डीपर एरिया में रहते हैं, और लिपर्ड मॉन्स्टर जो है यहाँ का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीस्ट है। तो ये बात सुनने के बाद से कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर सेकंड मोस्ट पावरफुल बीस्ट है, तो फिर यहाँ पर पहला मोस्ट पावरफुल बीस्ट कौन सा है। तो वो कहता है कि हाँ मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी, और साथ ही साइड के ऊपर देखने के बाद वो कहता है वो रहा, वहां पर देखें वहां पर एक स्नेक होता है जिसकी 2 टेल्स होती हैं। तो वो कहता है कि मास्टर वहां पर देखें, वहां पर वो स्नेक पड़ा हुआ है, इसको डिसॉल्विंग सर्पेंट कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और कहा जाता है कि यहाँ का नंबर 1 पावरफुल बीस्ट है। तुम्हारा हाजिन उस छोटे स्नेक को देखने के बाद कहता है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटा स्नेक है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये स्नेक सबसे पावरफुल है, मुझे तो ये लिपर्ड ज्यादा पावरफुल लगता है। तो वो कहता है कि मास्टर मैंने यहाँ पर जो सुना है मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन एल्डर्स ने बताया था कि ये यहाँ का सबसे पावरफुल बीस्ट है। और हाजिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर पावरफुल था भी लेकिन अब मर चुका है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक डेड बॉडी है। तो वो कहता है हाँ मास्टर ये बात तो ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें ये बात काफी ज्यादा अजीब नहीं लगती कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब है, पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है लेकिन किसी मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी चोट का निशान नहीं है, सभी के सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर बिल्कुल सही बॉडी के साथ है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने इनकी बॉडी के अंदर से इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल लिया हो, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और यहाँ पर जो बैम्बू ट्रीज है उनका साइज भी पहले से काफी ज्यादा थिक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़े हैं, लगता है कि हम लोग हार के काफी ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे हैं। जिन सोच रहा था कि इतने सारे बीस्ट को एक साथ मारने की सलाहियत किसमें होगी, कौन इतना पावरफुल है जो इतने पावरफुल बीस्ट को एक साथ मार सकता है। और इसी के साथ ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हाजिन को वहां पर सामने से बहुत ही ठंडी हवा महसूस होती है, तो वो कहता है कि यहाँ पर पावरफुल डिमोनिक एनर्जी निकल रही है जो कि ठंडी हवा दे रही है। तो डोंगबिल भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या घूर कर देख रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। तो वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट ब्रीज है, यहाँ पर मास्टर इसको इतनी हैरान होकर क्यों देख रहे हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लाइट ब्रीज लग रही होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब सी सेंसेशन हो रही है, यानी कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके डीपर एरिया के करीब पहुंच चुका हूँ, यानी कि इस फॉरेस्ट के दिल के करीब पहुंच चुका हूँ और वहां पर से ये सारी एनर्जी निकल रही है। तो वो डोंगबिल से कहता है कि डोंगबिल मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा,
अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आया तो तुम अकेले वापस चले जाना, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें मेरे चिल्लाने की आवाज क्यों ना हो, मेरे पीछे पीछे वहां पर मत आना। तो डोंग पिल से कहता है लेकिन यंग लॉर्ड, तो वो कहता है मैंने कहा ना कि मेरे पीछे मत आना। इसी के साथ हमारा हाजिन अकेला वहां पर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो यहाँ पर से डीमन एम्परर का दिखाया जाता है। डीमन एम्परर के पास 3 लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि उसकी बॉडी का मसाज कर रही होती हैं और डीमन एम्परर अपनी आंखें बंद करके बड़े मजे के साथ मजे ले रहा होता है, जबकि इसी के साथ उसके सामने, उसकी आंखों के सामने, उसके स्पिरिचुअल माइंड के अंदर उसे वहां पर जैकाल दिखाई देता है। तो वो कहता है कि जैकाल तुम अचानक से मेरे सामने क्यों आए हो, और इसी के साथ ही जैकाल जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है। तो वो कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर मेरे सामने क्यों अपीयर हुए हो, और जैकाल गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि डीमन एम्परर जो होता है वहीं पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है क्योंकि वो वहां पर अपने स्पिरिचुअल माइंड में होता है, लेकिन असल में पावर जो होती है वहीं पर रिलीज हो रही होती है जहां पर वो लेटा होता है, और वो तीनों लड़कियां जो होती हैं वहीं पर उसके प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाती हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि फर्स्ट गार्डियन को बुलाया जाए। तो मास्टर मूडैम वहां पर आते हैं और कहते हैं जी सर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, आप मुझसे यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं। तो वो कहता है कि फर्स्ट गार्डियन, तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं एकांत में ट्रेनिंग करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए गया था और जहाँ पर पूरे 8 महीने गुजर चुके हैं, मुझे ये बताओ क्या उस सोल्ट्री बैम्बू जंगल के अंदर कोई और एल्डर तो नहीं चला गया, कोई और एल्डर या फिर ऑफिशियल या कोई मास्टर वहां पर तो नहीं गया। तो मूडैम उसे कहते हैं नहीं सर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं जिनको आपने वहां पर भेजा था, आपकी इजाजत के बिना वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। तो डीमन एम्परर से कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि वहां पर सिर्फ 2 ही लोग हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि वहां पर उसके साथ एल्डर्स के कोर से 3rd लीडर है, यानी कि डोंग पिल है, डोंग पिल उसके साथ गया है। तो वो कहता है जी सर, डोंग पिल उसके साथ है। तो वो कहता है कि मैंने उस बच्चे के बारे में सुना है कि वो काफी ज्यादा तेज है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है, और मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा कैपेसिटी भी है। तो मास्टर मूडैम कहते हैं हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो काफी ज्यादा यंग एज का है, यानी कि जहां पर डोंग पिल की बात हो रही होती है। वो कहता है कि सर, कोर्ट ऑफ एल्डर्स ने स्पेशली उस लड़के को वहां पर इसलिए भेजा था क्योंकि वो 3rd यंग मास्टर के टेम्पर को झेल सकता है और उसके एज का है, तो इसी वजह से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो सकती है और दोनों वहां पर काफी अच्छे से एक दूसरे को संभाल सकते हैं। इसी वजह से स्पेशली मैंने वहां पर 3rd लीडर को चूज किया था कि वो 3rd यंग मास्टर को वहां पर लीड करे, उसको वहां पर गाइड करे, उसको गार्ड करे। तो डीमन एम्परर यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि अचानक से जैकाल वहां पर क्यों अपीयर हुआ, क्योंकि जैकाल तभी अपीयर होता है जब कोई वहां पर उसके हार्ट के करीब पहुंचेगा, बैम्बू ट्री जंगल के हार्ट के करीब पहुंचेगा, उस वक्त जैकाल अपीयर होगा। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 8 महीने तक वहां पर रहने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि 3rd यंग मास्टर या फिर यहाँ पर डोंग पिल वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि वो इसके हार्ट की तरफ आगे बढ़ सके। ऐसा हो सकता है कि 3rd यंग मास्टर जो है उसके पास इतनी पावर्स आ गई हैं। तो वो कहता है कि मुझे एक बात बताओ, आज कौन सा दिन है। तो वो कहता है कि सर, फुल मून से पहले का दिन है। तो वो सोच रहा था इसका मतलब यह है कि फुल मून से पहले का दिन है, तो अगर फुल मून से पहले का दिन है और जैकाल ने जहां पर अपने आप को शो करवाया है तो मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ ही लड़कियों को होश आती है, वो फिर से उठती है और उसके साथ ही फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है। डीमन एम्परर यहाँ पर सोच रहा होता है कि 3rd यंग मास्टर, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम यहाँ पर अपनी मौत की तरफ आगे बढ़े हो। तो उसे लगता है कि वो डीपर एरिया में जाकर खुदकुशी करने वाला है, यानी कि वो खुद ही मर जाएगा। या फिर हो सकता है कि उस लड़के के पास इतनी किस्मत हो कि वो वहां पर डीपर एरिया में जाए, वहां पर से जिंदा बचकर वापस आ जाए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है, साथ साथ हमें यहाँ पर हाजिन का भी दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करके अपने इर्द गिर्द एक कवच बनाता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो उस ब्रीज के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि सामने से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन उसका प्रेशर काफी ज्यादा होने के बावजूद वो आगे बढ़ता जा रहा था और कहता है जैसे जैसे मैं इस एनर्जी के करीब पहुंचता जा रहा हूं वैसे वैसे यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और ज्यादा आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहली मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ एक कवच बनाकर आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर तेज हवा का झोंका मुझे लगता है इसी के साथ मुझे यहाँ पर महसूस होता है। और साथ ही वो कहता है कि इस तरह की एनर्जी को मैं पहले भी यहाँ पर महसूस कर चुका हूँ। ये एनर्जी मैंने तब महसूस की थी जब डीमन एम्परर मेरे सामने अपीयर हुआ था। डीमन एम्परर उस वक्त मेरे सामने अपीयर होकर अपने प्रेशर को रिलीज किया था और मुझे सेम इसी तरह की एनर्जी महसूस हुई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस बैम्बू ट्री जंगल के हार्ट में कोई इतना पावरफुल मॉन्स्टर हो जिसकी पावरफुल एनर्जी जो है वो डीमन एम्परर जितनी हो या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। हाजिन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर खतरे से खेलकर ही मुझे इनाम मिल सकता है। अगर मैं वहां पर जाकर बैम्बू ट्रीज को हासिल कर लेता हूँ जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, तो मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। और इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। कहता है कि चाहे मैं कितनी डिमोनिक एनर्जी के साथ कवच क्यों ना बना लूं, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स जो है बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं। तो वो कहता है कि अब मैं और ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। तो अपने पास से टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब को निकालता और कहता है अगर मैं इसको यहीं पर पी लेता हूं तो मेरी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी निकल जाएगी, कुछ अर्सा के लिए वो जो है वो सप्रेस हो जाएगी और साथ ही मैं अपनी स्टेल्थ टेक्निक को यूज कर पाऊंगा जिससे मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से आगे बढ़ पाऊंगा। और वो बॉटल को खोलता है और उसको पी जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन स्टेल्थ टेक्निक को यूज करने के बाद हार्ट के करीब पहुंच पाएगा और हार्ट के करीब पहुंचने के बाद से वहां पर क्या मिलने वाला है और इतना पावरफुल मॉन्स्टर कौन है जितनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो जंगल के डीपर एरिया यानी कि उस जंगल के हार्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था जहां पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं और एंड के ऊपर वो स्पेशल जड़ी बूटी जिसे टर्बिड एलिमिनेशन जड़ी बूटी कहा जाता है उसकी बॉटल को खोलता है और उसको पी जाता है। उसको पीने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल जाती है। तो वो कहता है मुझे महसूस हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर जितनी डिमोनिक एनर्जी थी वो सारी की सारी निकल कर जा रही है और उसके निकलने के साथ वो यहाँ पर अपनी पुरानी असैसिन किंग वाली टेक्निक को यूज कर सकता है यानी स्टाइल तकनीक को यूज कर सकता है। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर काफी सा लाइटर महसूस हो रहा है और इसी के साथ जैसे वो स्टाइल तकनीक को यूज करता है तो वो हवा जो होती है उसकी बॉडी के आर पार जा सकती है यहाँ तक कि वो यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी के बीच से गुजर कर जा सकता है। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा लाइट हो जाती है। हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब मैंने यहाँ पर जिस स्पेशल टेक्निक को यूज किया इसे डार्क गॉड फैंटम टेक्निक कहते हैं जिससे मैं यहाँ पर अपनी स्टाइल टेक्निक का नाम दे रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि जब मैं पुराना चुन हाजिन था जो कि असैसिन किंग का टाइटल से मिला था वो चुन हाजिन यहाँ पर इसी टेक्निक को यूज करके बहुत सारे लोगों की जान ले चुका है और इसी टेक्निक के साथ मैं इस जंगल के हार्ट तक पहुंचूंगा। तो वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं डोंगबिल सोच रहा था कि अचानक से यंग मास्टर का ऑरा कहां पर चला गया, मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कहीं ऐसा नहीं है कि यंग मास्टर मर गए हों। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो वहां पर चलता हुआ काफी आगे निकल जाता है। वो हार्ट के करीब पहुंच रहा था और कहता है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर मैं हार्ट के करीब पहुंच चुका हूँ। तो जैसे जैसे वो हार्ट के करीब पहुंच रहा होता है उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर उसकी जो टर्बिड एलिमिनेशन वाली जड़ी बूटी है उसका असर खत्म होता जा रहा है। तो वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो वहां पर ग्राउंड के ऊपर पत्थरों को भी दिखाता है कि पत्थरों के बीच से गुजरता हुआ जा रहा है क्योंकि उसकी टेक्निक इसी तरह काम करती है। वो किसी भी चीज यहाँ चाहे कि वो दीवार ही क्यों ना, वो दीवार के भी आर पार जा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही वो एक पत्थर के साथ टकराता है और उसे वहां पर जंप लगता है जिससे वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल रॉक थी यानी कोई ऐसा पत्थर था जिसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसके साथ मैं टकराया हूँ। वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि इस डेमोनिक फॉरेस्ट में अब यहाँ पर क्या देखना बाकी है। तो जैसे वो पीछे घूमकर देखता है तो वहां पर एक छोटी सी फॉक्स होती है। वो फॉक्स वहां पर सो रही होती है और उसके साथ उसका पाँव टकराता है जिसकी वजह से वो गिर गया होता है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, जी यहाँ पर एक छोटी सी फॉक्स क्या कर रही है, जी छोटा सा फॉक्स मॉन्स्टर जंगल के हार्ट के करीब क्यों है, इस जंगल में जहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स और बहुत सारा खतरनाक बीस्ट है, फिर यहाँ पर छोटी फॉक्स क्या कर रही है। हाजिन कहता है कि मुझे यहाँ पर डोंगबिल ने कहा था कि जितना ज्यादा मैं इस डीपर एरिया में आगे बढ़ूंगा उतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स का पावर लेवल बढ़ता जाएगा। फिर एक छोटी सी फॉक्स का यहाँ पर क्या काम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटी फॉक्स जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इसकी अपीयरेंस को जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर हो। अब जबकि ये यहाँ पर सो रही है तो फिर मुझे इसे यहाँ पर सोते रहने देना चाहिए। फिर साथ ही वहां पर कहता है लेकिन देखो तो जरा ये कितनी ज्यादा क्यूट है, मैं यहाँ पर इसको देखकर रह नहीं पा रहा, मुझे लगता है कि जाकर इसके ऊपर हाथ फेरना चाहिए। फिर साथ ही वो जंप लगाता और साइड के ऊपर हट जाता और कहता है ये मैं क्या सोच रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने एन्चेंटमेंट को रिलीज कर रही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसके प्यार में पड़ने वाला था। और इसी के साथ ही वो कहता है छोड़ो इसे यहीं पर रहने देते हैं, मैं जंगल के हार्ट की तरफ जा रहा हूं और जो चीज यहाँ पर खुद डिस्टर्ब नहीं होना चाहती उसे डिस्टर्ब नहीं करते। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वहां पर बैम्बू ट्रीज बहुत ज्यादा ठीक होते हैं यानी कि वहां पर सामने बैम्बूज की एक वॉल बनी होती है यानी कि वही इसका एंड होता है। तो वो कहता लगता है कि मैं यहाँ पर पहुंच गया, ये क्या, ये एंड तो इतना ज्यादा करीब है। फिर साथ ही वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ क्योंकि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर डीपर एरिया में काफी ज्यादा दूर जाने वाला हूँ, वहां पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल बैम्बूज लगे हुए हैं इनके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। हाजिन कहता है कि क्या इतना ज्यादा आसान था, क्या इतना ज्यादा आसान था यहाँ पर इन स्पिरिचुअल बैम्बूज को ढूंढना, इन बैम्बूज जिनके साथ मेडिसिनल चीजें बनाई जा सकती है, यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। मैंने तो सुना था कि यहाँ पर एल्डर्स आते हैं और एल्डर्स आकर उनमें से काफी सारे एल्डर्स वापसी पर जिंदा नहीं जा पाते, वो मर जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से मिल गया है। तो वो कहता है क्या मैं यहाँ पर इन सभी के सभी को रख लूं। तो वहां पर काफी सारे पेड़ होते हैं तो वो वहां सोच रहा होता है क्या मैं इन सभी के सभी पेड़ों को काट लूं, लेकिन वो फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पे इतना लालची नहीं बन सकता क्योंकि मैं यहाँ पर 3 को तो नहीं लेकर जा सकता या फिर 4 को लेकर नहीं जा सकता, मेरे लिए एक ही काफी है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि फिलहाल के लिए मेरी बॉडी के अंदर मैं इतनी ज्यादा लार्ज की को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बैम्बू काफी है, मुझे एक ही बैम्बू को काटना होगा और उसी को लेकर जहां पर चला जाऊंगा। जबकि इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर एक बैम्बू जो होता है वो उग रहा होता है यानी कि उसकी कॉम्पल जो होती है वहां पर से बाहर निकलनी होती है। तो वो कहता है कि ये तो एक बैम्बू शूट है, लेकिन ये यहाँ पर अकेली क्यों है और सिर्फ एक ही क्यों है। और साथ ही वो साइड के ऊपर उस फॉक्स मॉन्स्टर की तरफ भी देखता है तो वो फॉक्स मॉन्स्टर बड़े आराम से सो रही होती है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उस शूट को वहां पर उखाड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसके अंदर भी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर मैंने इसको उखाड़ लिया और साथ ही इसको खा लिया तो मुझे लगता है कि मुझे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल सकती है, ये मेरी प्योरिफिकेशन टेक्निक के लिए काम आएगी। और साथ ही वहां पर जोर लगाना स्टार्ट करता है। हाजिन वहां पर जोर लगाता
लगाता है। जोर लगाने के साथ ही वहां पर उस बैम्बू शूट को जड़ से उखाड़ लेता है, उसे जड़ से उखाड़ता है। इसी के साथ जैसे वहां पर उसको जड़ से उखाड़ता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो फॉक्स मॉन्स्टर जो होती है वो भी उठ जाती है। उठने के बाद वो भी साइड के ऊपर देख रही होती है, पता नहीं उसे क्या हुआ, लेकिन जैसे वहां पर हमारे हाजिन ने उस बैम्बू शूट को उखाड़ा और साथ उसको खाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जैसे जैसे ये मेरे बॉडी के अंदर जा रही है वैसे वैसे मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इस बैम्बू शूट के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, लेकिन जैसे मैं इसको खा रहा हूं मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं नॉर्मल बैम्बू शूट को खा रहा हूं। खाने के बाद वो उसे वहीं पर फेंक देता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इससे काम बन जाएगा, लेकिन अफसोस कि इससे कुछ भी नहीं हुआ। चलो फिर जाकर उस बैम्बू को ही काटते हैं। और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मुझे सिर्फ एक बैम्बू ट्री चाहिए, एक बैम्बू ट्री को काटकर यहाँ पर से निकल चलते हैं। और वो बैम्बू ट्री के सामने खड़े होकर अपनी तलवार निकालता और इसी के साथ उस बैम्बू ट्री के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आती। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इसके ऊपर एक खराश भी नहीं पड़ी। तो वो कहता है कि मैं इसे कट क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मेरी तलवार इतनी ज्यादा कमजोर है या फिर मेरी स्विंग इतनी कमजोर है। तो इसी के साथ वो फिर से उसके ऊपर मारता है तो उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन वहां पर उस पेड़ के ऊपर जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल बैम्बू ट्री को काटने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो वो कहता है तो फाइनली यहाँ पर मुझे समझ आ गया कि मैं क्या करूं। हाजिन वहां पर अपने ऑरा को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्वर्ड एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ वो स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करता है। तलवार के अंदर स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक स्पेशल स्लैश जिसका नाम मून स्लैश होता है उसको यूज करते हुए स्लैश लगाता है। तो वो स्लैश बहुत ही कमाल की होती है और इसी के साथ ही बैम्बू शूट जो होती है कट जाती है और वो बैम्बू काटकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो कहता है लो मैंने कर लिया, मैंने इसको काट लिया। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उसको चेक करता है और कहता है कि तो बहुत ज्यादा टफ है, ऐसे लगता है जैसे मैं स्टील को ठोक रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था क्यों ना इसके साथ कोई वेपन बनाया जाए, अगर इसका वेपन बनाया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हाजिन जब वहां पर बैठकर सोच रहा था कि इसके अंदर से कितनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलेगी, इसी के साथ ही फॉक्स को दिखाता है कि फॉक्स भी वहीं पर उसके साथ ही आकर बैठ जाती है। तुम्हारा हाजिन उसकी तरफ देखता और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फॉक्स उसकी तरफ देखती है। हाजिन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है, चलाते हुए कहता है कि ये क्या है, ये नन्ही फॉक्स यहाँ पर कहां से आ गई। जबकि फॉक्स उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो हाजिन कहता है कि फॉक्स तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर नींद से कब जागी और यहाँ तक कब आई। वो साथ ही सोच रहा होता है चाहे ये कितनी स्लो मोशन में क्यों चल कर आई हो या फिर कितनी नरम पाँव से क्यों ना चल कर आई हो, मुझे अभी तक सेंस हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी हाइपर सेंसेशन टेक्निक को एक्टिवेट किया हुआ है ताकि आसपास मॉन्स्टर मुझे डिस्टर्ब ना करें। फिर यहाँ तक कैसे पहुंच गया, मैं इसे सेंस क्यों नहीं कर पाया। और इसी के साथ ही फॉक्स मॉन्स्टर चलते हुए फिर से उसके करीब पहुंच जाती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास क्या कर रही हो, प्लीज यहाँ से जाओ, जाकर फिर से जाकर सो जाओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो उसकी तरफ देख रही होती है। हाजिन सोच रहा था कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये एक छोटा सा मॉन्स्टर इस जंगल के हार्ट के करीब क्यों है जहाँ पर इंसानों के लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर एक छोटा सा नन्हा प्यारा सा मॉन्स्टर इस जगह के ऊपर कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर साथ ही वो शर्माते हुए कहता है कि लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट भी है, मेरा दिल कर रहा है मैं इसके सर के ऊपर हाथ फेरूं। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो वो छोटी फॉक्सी जो होती है उसके हाथ के ऊपर काट लेती है। वो अपने दांत उसके हाथ में गड़ा देती है और उसका खून बहना शुरू हो जाता है। हाजिन एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है कमीनी फॉक्सी कहीं की, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे काट क्यों रही हो। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस फॉक्स का क्या चक्कर है और यहाँ पर ये क्या कर रही है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है फॉक्स के लिए, लेकिन फॉक्स उसके हाथ के ऊपर काट लेती है। उस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है डोंगपिल के पास वापस आ जाता है और साथ ही उस बैम्बू शूट को भी उठाकर ले आता है। उसे घसीटते वहां पर आ जाता है और उसे कहता है लो मैं इसे ले आया। तो वो कहता है कि मास्टर आपने तो वाकई में ये कर दिया, यंग मास्टर आप तो यहाँ पर इस बैम्बू शूट को उठाकर ले आए और इतनी भारी बैम्बू शूट को आप अकेले उठाकर ले आए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं इसे उठाकर ले आया हूँ क्योंकि वहां पर इसे काटना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यूज करना पड़ा, यहाँ तक कि मैंने अपने स्वर्ड ऑरा को भी यूज किया है। तो वहां पर उसकी तलवार के लगे हुए कट को देखता और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्कैरिली स्मूथ है, यानी कि यहाँ पर जिस तरह से इसने को काटा है ऐसे लगता है किसी पावरफुल तलवारबाज ने यहाँ पर इसको काटा हो। तो डोंगपिल जो होता है वो यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मास्टर पिछले 8 महीने में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मैं यहाँ पर ये भी नहीं जान पा रहा कि क्या ये वाकई में 8 महीने पहले वाले थर्ड यंग मास्टर हैं या नहीं। इसके साथ ही डोंगपिल उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे एक बात तो बताए, आप यहाँ पर इस बैम्बू शूट को तो लेकर आए लेकिन इस छोटी फॉक्सी का क्या चक्कर है, ये यहाँ पर आपके पीछे क्यों है और आपके पास क्यों बैठी हुई है। तो फॉक्स जो होती है हमारे हाजिन की तरफ ही देख रही होती है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है, मैं जहां पर से ये बैम्बू ट्री को लेकर आया ये वहीं पर से मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जब हार्ट के करीब में पहुंचा तो ये वहीं पर सो रही थी और उसके बाद जब ये जागी तो इसने मेरे हाथ के ऊपर काट लिया। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने मेरी उंगली के ऊपर काटा था, मेरा खून भी बहा था। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या, मेरी उंगली के ऊपर से निशान किधर चले गए, इसने तो मेरे हाथ पे काटा था। जबकि डोंगपिल कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे मास्टर को काटने की। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मैं अभी यहाँ
यहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि डोंगपिल जो तुम क्या कर रहे हो, तो बस एक नन्ही सी छोटी सी बीस्ट है, तुम यहाँ पर इसको कैसे मार सकते हो, वो देखो तो जरा कितनी ज्यादा प्यारी है। तो डोंगपिल कहता है कि हाँ ये बात तो है, ये काफी ज्यादा प्यारी है। हाजिन उसे कहता है कि छोड़ो इसे यहीं पर रहने दो, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में सोचते हैं कि इस बैम्बू ट्री का क्या करना है। ये काफी ज्यादा बड़ा और काफी भारी भी है, हम लोग इसे वापस लेकर नहीं जा पाएंगे, क्यों ना यहीं पर बैठकर इसको प्योरीफाई कर लिया जाए। तो वो कहता है हाँ ठीक है यंग मास्टर, मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट दूंगा और साथ ही आपको गार्ड करूंगा। हाजिन वहीं पर बैठ जाता है, साथ ही उस बैम्बू ट्री के ऊपर अपना हाथ रखता है और बाउंडलेस टेक्निक को रिलीज करता है। जब वो बाउंडलेस टेक्निक को रिलीज करता है तो उस ट्री के अंदर से जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, जो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और वहां पर आसपास जो एनर्जी होती है वो भी वहां पर उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। डोंगपिल इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के पास कोई यूनिक मार्शल आर्ट्स का स्किल है, कोई ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से बड़ी आसानी से यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। मैं यहाँ पर इस बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग जो है मुझसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डिमोनिक एम्परर का यानी डीमन एम्परर का पर्सनल डिसाइपल है, तो ये मुझसे ज्यादा बेहतर ही होगा। तो हमारा जो हाजिन जो होता है वहां पर थोड़ी देर बैठने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है तो बैम्बू ट्री विदर होना शुरू हो जाता है। उसके आसपास यानी दोनों तरफ से बैम्बू ट्री की जो शूट होती है वहां पर से विदर हो रही होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जैसे जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टुकड़ा जो होता है बहुत ही छोटा रह जाता है। एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा सा टुकड़ा बचता है। एंड के ऊपर जो छोटा टुकड़ा बचता है उसके अंदर काफी सारा स्पिरिचुअल वाटर होता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लो मैंने कर दिया, अब इसके अंदर बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल वाटर है जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, अगर इसको पिया जाएगा तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डोंगपिल उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने कर लिया, आपको यहाँ पर गुड लक, आप यहाँ पर इस वाटर को पिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है नहीं मैं इसे नहीं पीऊंगा, बल्कि तुम इसे पियोगे। डोंगपिल कहता है लेकिन मैं इसे कैसे पी सकता हूँ, आप यहाँ पर हार्ट में गए थे, इतने खतरे को फेस किया और आप यहाँ पर मुझे दे रहे हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि बस भी करो, बस भी करो, हम दोनों यहाँ पर एक साथ हैं, हम दोनों दोस्तों की तरह, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें कोई नौकर नहीं समझ रहा, बल्कि अपना दोस्त समझकर ये कह रहा हूँ कि इसे पहले पी लो। वो कहता है नहीं यंग मास्टर, मैं इसे पहले नहीं पी सकता, ये आपकी मेहनत है और यहाँ पर आपसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम इसे पीने वाले हो या नहीं? तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर, मैं ऐसे इसे नहीं पीने वाला। हाजिन उसे कहता है कि तुमने कितनी बार मेरी जान बचाई है, कितनी बार यहाँ पर मैं मुश्किल सिचुएशन में था और तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरा बहुत ही अच्छा ध्यान रखा, वजह से मैं यहाँ पर दोस्त होने के नाते तुम्हें कह रहा हूँ। तो इसी के साथ ही डोंगपिल वहां पर फिर से रोना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही वो उसके सामने अपने घुटने टेकता है और कहता है यंग मास्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं आपका गार्ड बनकर, आपका वफादार बनकर रहूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर कोर्ट ऑफ एल्डर से निकाल दिया गया या फिर आप यहाँ पर मुझे अपना गार्ड ना भी बनाना चाहते हो, लेकिन बाकी की सारी जिंदगी में आपसे वफादार रहूंगा। तुम्हारा हाजिन कहता है कि लो इसका ड्रामा फिर से शुरू हो गया, ये फिर से यहाँ पर वही बातें करना शुरू कर दी और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे किक मारता है, वहीं पर गिराकर साथ ही उस बैम्बू शूट को उठाता है और उसके मुंह के अंदर वाटर डाल देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप इसको पी जाओ, मैंने सिर्फ वाटर पीने का कहा था और आगे से तुमने यहाँ पर मुझे इतनी बातें सुनानी शुरू कर दी हैं। और वाटर जब उसके गले के अंदर जा रहा होता है तो उसे महसूस हो रहा था कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, जबकि इसी के साथ उन्हें महसूस होता है उनके आसपास कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कोई चीज हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। तो वो कहता है हाँ सर, मुझे भी महसूस हो रहा है। इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर से बहुत सारे टाइगर यानी लिपर्ड मॉन्स्टर्स निकल आते हैं और लिपर्ड मॉन्स्टर के साथ साथ उड़ने वाले बीस्ट भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है? डोंगपिल कहता है कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट है वो इसी तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है जितने बीस्ट हैं वो सारे हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, वहां पर बहुत सारे लिपर्ड मॉन्स्टर्स, बहुत सारे लूशो मॉन्स्टर्स, बहुत सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स, जिंग मॉन्स्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। हाजिन जल्दी से उस बैम्बू शूट को उठाता और बचे हुए पानी को पी जाता और कहता है सबसे पहले इससे फिनिश करते हैं और उसके बाद इनके बारे में सोचेंगे। उसको पीने के बाद वो डोंगपिल से कहता है डोंगपिल क्या तुम यहाँ पर इसकी लेआउट के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि बाहर कैसे निकलना है? तो वो कहता है हाँ यंग मास्टर मैं जानता हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है तुम तो वाकई में एक बहुत ही डिपेंडेबल गाय हो। फिर साथ ही वो छोटी फॉक्सी की तरफ देखता है कि फॉक्सी फिर से वहां पर सो चुकी होती है। तो वो कहता है कि ये फॉक्सी यहाँ पर क्या कर रही है, ये फिर से यहाँ पर सो क्यों गई है और इस तरह के मुश्किल वक्त में हम लोग यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे या फिर यहाँ पर फाइट करेंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अब जबकि ये बेचारी मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आई है तो मैं इसे मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकता। वो फॉक्सी को उठाता और इसे साथ उठाकर डोंगपिल की तरफ फेंकता और कहता है कि जल्दी से इसे कैच करो, इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, चाहता हूँ कि इसे अपनी बाहों में रखना और इसे कुछ भी मत होने देना, कोई भी एक स्क्रैच भी इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसे सही सलामत यहाँ से बाहर लेकर जाओ। तो वो कहता है लेकिन यंग मास्टर आपका क्या होगा? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इनको रोका रखूंगा, फॉक्सी को जल्दी से छोड़कर वापस आ जाना। और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अब मेरे पास काफी सारी एनर्जी आ गई है, स्पिरिचुअल बैम्बू की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं काफी स्ट्रांग हो गया हूँ। तो वो उसे कहता है लेकिन यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा और साथ ही वो उसे एक पंच मारता है। जब वो उसे एक पंच मारता है तो इसी के साथ ही डोंगपिल उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो वो उसे कहता है कि जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से। और मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो हाजिन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ ही डोंगपिल कहता है कि मुझे यंग मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना होगा, मैं जल्दी
जल्दी से जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगा। तो वो कहता है यंग मास्टर मैं इस फॉक्सी को छोड़कर वापस आ रहा हूँ, मैं आपको बचाने के लिए वापस आऊंगा। जबकि इसी के साथ ही क्रो मॉन्स्टर जो होता है वो जंप करते हुए हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है और सिर्फ एक ही स्लैश के साथ उस मुर्गे की गर्दनें काट देता है, उसकी तीनों गर्दनें काट देता है और इसी के साथ ही वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो हाजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि जहां पर मैं 8 महीने पहले वाला हाजिन हूं जिसका तुमने बड़ी आसानी से हरा दिया था, लेकिन आज नहीं, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जजमेंट पवेलियन का दिखाया जाता है, जहां पर डीमन एम्परर जो होता है वो खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर जैकाल बाहर क्यों आ गया है। जैकाल जहाँ पर फॉक्सी को कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी फॉर्म में वो उसे दिखाई दे रहा था। तो वो कहता है जैकाल जो कि बैम्बू ट्री जंगल का मास्टर है, वो इस पूरे के पूरे जंगल का कंट्रोलर है, लेकिन वो अपने ग्रूव को छोड़कर बाहर क्यों निकला? वो हार्ट एरिया में ही रहता और कभी वहां पर से बाहर नहीं निकलता। आयन अचानक से वो बाहर क्यों निकला होगा? तो वो सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा था। यानी डीमन एम्परर सोच रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ और इसी के साथ ही वहां पर इमेजिन करता है, वो उस फॉरेस्ट को इमेजिन करता है और फॉरेस्ट को इमेजिन करता है तो उसे वहां पर महसूस होता है जैसे इस वक्त थर्ड जंग मास्टर जो वो फाइट कर रहा है। तो वो कहता है क्या ये थर्ड जंग मास्टर की वजह से हो रहा है? क्या थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर इस तरह फाइट कर रहा है, इसी वजह से फॉक्स यानी वो जैकाल जो है उसके लिए यहाँ पर से बाहर निकला है? मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा बदल चुका है। थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर की ब्लॉकेज से उठने के बाद पिछले 8 महीने से यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे ये कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुका हो। जबकि इसी के साथ ही दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो था मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था, अपना रास्ता बना रहा था ताकि वो मॉन्स्टर्स को हराकर वहां पर से जंगल के अंदर से बाहर निकल सके। यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन इस जंगल के अंदर से बाहर निकल पाएगा, क्या वो जंगल से बाहर निकलने के सही रास्ते के ऊपर चल रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।